इक्वालिटी ला रहे हैं तो एक्सक्लूजन आ जाता है। ये बहुत एक अजीब सी दुविधा है। अब कई स्लोगन्स जो आपको अभी भी सुनने को मिलते हैं हिंदुस्तान में, उनका रूट जो है वो यूरोप में है। जैसे मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये आपके स्लोगन वहां से आया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। एक घिसी पिसती यूरोपियन 16वीं 17वीं सदी की थिंकिंग को आज अपने देश में 100 साल से ला रहे हैं, और जिससे दो तो देश बन चुके हैं। Because in the wars of religion, the other is an existential threat. You cannot live with that person. You have to eliminate him or expel him. You can't be with him. तो हमारे यहाँ तो हम अदरनेस तो थी कि तू मेरे जैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं था कि तू एनिमी है और तू मेरे लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मैं तेरे साथ रह नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं था आइडिया। अब आप देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं, शियास, अहमदियास, you cannot live even with somebody who is slightly deviated from the true doctrine which is available only to you. There is one God and all other gods are false. पर अगर यहाँ पर ही सीमित रहे तो भी चलेगा, लेकिन you shall not worship any other God, you shall not worship anything else. ये जब आती है ना बात, उसके साथ नेक्स्ट स्टेप फिर यही होता है, you are my enemy. आज की यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, और खासकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम किधर जा रहे हैं? 2-3 चीजों का बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। हमारी विजन हर तरीके से नैरो होती है। हर चीज में हम चाहते हैं कि हम पीछे की तरफ, विमेन इमेंसिपेशन हो, एम्पावरमेंट हो, आपका कास्ट की हायरार्कीज को डिसमेंटल करने की बात हो, पुअर की तरफ उनका सोशल स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस वो अच्छा हो, रिलीजियस डिफरेंस और तरह के जितने भी रीजनल लिंग्विस्टिक डिफरेंस हैं, ये सब, इन सब इंडिकेटर्स में हम आगे की जगह पीछे जाते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात, ये इसका खतरा शायद और भी ज्यादा, कॉर्पोरेशंस एज अ लीगल एंटिटी व्हिच एक्चुअली आर मोर अथॉरिटेरियन देन एनी गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशंस आर दे रूल विद एन आयरन फिस्ट। हम लोग उनको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलता है। उनकी सर्वेलेंस शायद स्टेट से भी ज्यादा हो। टुडे अ कॉर्पोरेशन इज इन अ ruthless pursuit of power, money, and there are no moral limits. दर्शकों, अगर आपको किंतु परंतु की ये एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और भी बहुत कुछ हो सकता है, किसी भी तरह से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। थैंक यू। आज हमारे साथ देश के बहुत जाने माने पॉलिटिकल थिंकर हैं प्रोफेसर राजीव भार्गव, और हम उनसे बात करेंगे आज के जो मसले हैं, ख़ासकर हमारे समाज में कुछ शब्द हैं जो बहुत बेफिक्री से उछाले जाते हैं। उसमें राष्ट्रवाद है, उसमें धर्मनिरपेक्षता है, उसमें सेकुलरिज्म के साथ साथ मल्टीकल्चरलिज्म का सवाल है, बहुसंस्कृतिवाद है, और उसमें जो लोकतंत्र के अंदर ये सब ऑपरेट करते हैं उसका भी बहुत नाम लिया जाता है। प्रोफेसर साहब, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, हमने टेक्स्ट बुक में इन सारे इज़्म को जिस रूप में पढ़ा था, आज उनका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। आज नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद इस देश में और सारी दुनिया में एक बहुत घातक बीमारी की तरह हमारे सामने खड़ा है। इसकी आड़ में बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं, इसकी आड़ में बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें इन पर पब्लिक स्पेस में, आम जनता के बीच में, क्या हमें इस पर एक डिस्कोर्स खड़ा करने की ज़रूरत है, इसको जांचने परखने की ज़रूरत है, या अब राष्ट्रवाद अपने आप में सेटल्ड है, वो इसी रूप में हमारे बीच में बना रहेगा और हम इसका शिकार होते रहेंगे? मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के को छोड़ देना चाहिए शायद, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है, जो उसकी सही स्पिरिट है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा विश्व एक नहीं है। विश्व हमेशा कुछ भागों में बटेगा और उनमें बाउंड्रीज होंगी, और किसी भी
सरकार को चलने के लिए भी आपको चाहिए कि टेरिटोरियली सीमित हों, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे, गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, वो पूरे विश्व के सामने हमेशा बात नहीं रख सकते, वो एक दूसरे के साथ ही रख सकते हैं। कार्टोग्राफिक बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड। वो तो ज़रूरी है। तो एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये बेनेडिक्ट एंडरसन का बहुत फेमस फ्रेज है। ये इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी एक ज़माने में और अभी तक उसका वैल्यू है, और मैं बोलूँगा कि दो तरह से उसका वैल्यू है, क्योंकि इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर पहली बारी हमने सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी देखी। नहीं तो हमेशा सिटीजन्स हमेशा हायरार्किकली अरेंज्ड थी, सिटीजनशिप ऊंच नीच थी उसमें। और पहली बारी एटलीस्ट एक आइडियल, रियलिटी में तो आपको पता है कि ये ऊंच नीच बनी रहती है, लेकिन एक एस्पिरेशन था, एक आइडियल था जिसको रियलाइज़ करने की हमेशा हमारी चाहत है, हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये आइडियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इक्वल सिटीजन्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ ज़्यादा है। बहुत से ऐसे नेशंस होंगे जहाँ नेशनलिज्म होगा लेकिन शायद ये कमिटमेंट नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ उस पर। ये तो एक तो इक्वल सिटीजनशिप ये हमारी डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है, और कई ऐसे हैं हमारा जैसे देश है, वहाँ पर नेशनलिज्म एक मास मूवमेंट से आया, और उस मास मूवमेंट के बीच उसके एम्ब्रायो में डेमोक्रेसी छुपी हुई थी। वो डेमोक्रेसी बाहर निकल के आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इक्वल राइट्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि इंडिविजुअल्स बहुत अपनी ओप्रेसिव सोशल कम्युनिटीज़ के बीच में रहते थे, और उनकी जो इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी जो है, ये सिर्फ मार्केट से नहीं आती, ये आती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसके अंदर हर व्यक्ति के पास स्पेस हो अपनी बात रखने की, अपना डिसीजन लेने की। और ये भी ये नेशनलिज्म एक तरह से उसके साथ ही आई थी। ये एम्पायर्स में नहीं होती थी, ये पहले वाले राज्यों में भी नहीं थी। तो हाँ, मैं आई डोंट वांट टू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। इसके बहुत ही ऐसे रूप हमने देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही घटिया हैं, लेकिन हमको पूरा ये फेंक नहीं सकते। तो आजकल का जो राष्ट्रवाद है वो तो एक शोविनिज्म है, एक तरह से परवर्स सेल्फिश एक कम्युनल आइडिया है, राइट? और उससे तो हमें बचना पड़ेगा, मतलब कि इट्स माय नेशन राइट और रॉन्ग, उसके लिए कोई एथिकल स्टैंडर्ड उससे ऊपर है ही नहीं। तो वो चाहे वो रेस पे बेस्ड हो, चाहे वो एथनिसिटी पे बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन या लैंग्वेज पे बेस्ड हो, अगर आपका नेशनलिज्म ऐसा है कि बस वही है सब कुछ, उसी के लिए हम सब कुछ करेंगे और उसी के लिए हम जी रहे हैं, और चाहे कितने भी मॉरल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करना पड़े हम उसको भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक हम अपने नेशन को जिताएंगे, कोई रूल्स नहीं मानेंगे, वो नेशनलिज्म, अगर वही नेशनलिज्म है तो ऑब्वियसली वो बहुत ख़तरनाक भी है और पूरी सिविलाइजेशन के खिलाफ है। लेकिन अगर दूसरा नेशनलिज्म भी हम छोड़ दें तो उसमें हमारे को जो फ्रेटर्निटी है, उसमें हमारी इक्वालिटी है, उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो हमें वो बरकरार रखना चाहिए। तो दोनों नेशनलिज्म, असल में एक नेशनलिज्म हमारी थी पहले, ये वाली, ये दोनों नेशनलिज्म हमारे हिंदुस्तान में कब एक ही साथ जन्मे। एक जो कॉम्पोजिट कल्चर, सिविक नेशनलिज्म, जिसके अंदर पेट्रियाटिज्म और एक जेनोफोबिक नेशनलिज्म में बहुत फ़र्क है। ये नेशनलिज्म था जिसके आपको पता ही है कि 4-5 उदाहरण तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, गांधी, नेहरू, आज़ाद,
ये सब लोग काफ़ी इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। आफ्टर ऑल जो शुरू की कांग्रेस थी उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। एंटी कलोनियल स्ट्रगल के अंदर आज़ाद नेशनलिज्म वुमेन था। कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये सब हमारा एक तरह से वो। तो अब यहाँ ये ज़रूर है कि हम उस स्थिति पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर उसका तो एक्लिप्स हो गया है और दूसरा नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इट्स बीन completely not only taken over by hateful xenophobic people but also by corporations. बिल्कुल। So अब हम इसको किस तरह से इसकी क्या नई सोच इसकी बने, ये अभी तक हम लोगों ने तैयार तो कुछ नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन इसकी सोच हम करें तो हम लोग इसको अभी भी बचा सकते हैं, ये मेरा मानना है। प्रोफेसर साहब, जब आप ये पूरी बात बता रहे थे तो मुझे ये ख्याल आया कि एक चीज़ होती है देश प्रेम, पैट्रियाटिज्म, हाँ हाँ अपने देश से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना, मादरे वतन से मोहब्बत करना, अपनी धरती से। और एक चीज़ होती है कि अपने देश को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए लगातार एक कंपटीशन में जाना और एक तरह की एनिमी क्रिएट करना, एक तरह का दुश्मन क्रिएट करके लगातार उसके ऊपर हमला करने की योजना, तैयारी या इमोशनल वॉर क्राई में बने रहना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो पैट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में जो फ़र्क है, मेरे ख्याल से आप उसकी बात कर रहे थे। मैं उसकी भी बात भी कर रहा था, और दूसरा एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूशनरी, इसकी भी बात कर रहा था। जी जी। कि आपके अपने देश की कल्पना क्या है? जी। क्या वो इंक्लूसिव है, जो वो किसी को अपना एनिमी नहीं मानती, हर दूसरे लोग को अपना एडवर्सरी मानती है, जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेड लाइंस हैं जो आप क्रॉस नहीं करते। जब आपका डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा एक ऐसा रूप लेने लगे जिसमें बहुत सारी रोष पैदा हो रहा है, तो आप पीछे हट जाते हैं। आप मिसाल दीजिए कोई, जो आप बात कह रहे हैं उसकी। जैसे कि अभी जैसे मैं एक मिसाल दूंगा जो नेशनलिज्म के नहीं है पर हमारी नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। जब गांधी जी ने काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट करे और देखा कि उनके अंदर वायलेंस हो रही है, तो अपना मूवमेंट उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस तरह का वायलेंस होगा जो कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो देश के लिए और हमारा देश जो बन रहा है उसके लिए घातक होगा। तो उन्होंने रोक दिया। ये रेड लाइन वो नहीं क्रॉस करना चाहते थे, और ये इंटरेस्ट भी था और एक प्रिंसिपल था। इंटरेस्ट ये था कि जो कॉलोनियल स्टेट था वो अब बड़े आराम से उसको दबा सकता था, और उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता कि इन लोगों ने इतना वायलेंस किया है, अब इनको दबा के रख दो, और उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता उस नेशनल मूवमेंट के ऊपर। और उसका मॉरल प्रिंसिपल भी ये था कि देयर आर सर्टेन रेड लाइंस देयर आर सर्टेन लाइंस व्हिच आर नॉट टू बी क्रॉस। उसी तरह से अब देखिए, अब जैसे इजराइल और अभी जो कर रहे हैं, वो भी एक ग्रेटर इजराइल, उनका भी एक नेशनलिज्म है, इंपीरियलिस्ट एजेंडा है, लेकिन वो अपने इंपीरियल एजेंडा को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो लोगों को मार भी सकते हैं, वो हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वो एक तरह तरह से लोगों को धोखा देने की भी कोशिश करते हैं। वो हर चीज़ करने को तैयार हैं अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए, और वो अपना ही एजेंडा नहीं होगा, शायद कुछ 2, 4, 5 लोगों का भी एक बहुत डोमिनेंट एजेंडा होगा, जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट्स दोनों होंगे, और वैसा ही साथ उनका अमेरिका वगैरह के जोड़ उनसे भी मिलता जुलता है। तो ये इस तरह का जो नेशनलिज्म है, ये मैं कहूँगा कि इसके पास कोई लिमिट्स नहीं है, ये कोई मॉरल लिमिट्स ड्रॉ नहीं करता, ये कुछ भी करने को तैयार है। इस पर अभी आऊँगी, ये बहुत गहरा टॉपिक है, आपसे बात करनी है। अपने देश के बारे में ही बात कर लें तो कुछ और, कि क्या देश के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसमें ये मुमकिन है कि वो इंक्लूसिव भी हो और वो इस देश की डाइवर्सिटी की हिफाजत भी कर सके, बजाय इसके कि अपनी ही डाइवर्सिटी को
उंगली उठाने लगे कि क्योंकि ये फला ज़बान बोलते हैं या फला रीजन के हैं या फला धर्म के हैं, इसलिए ये कम राष्ट्रवादी हैं। मतलब और बाकी जो मेन स्ट्रीम हिंदी हार्टलैंड है वो ज़्यादा राष्ट्रवादी है, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के या अलग अलग जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, असम में हम देख रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे हम देखते हैं, एक ख़ास तरह का आग्रह रहता है। तो ये आग्रह हमारी डाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो सकती है। हमारा जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म का आइडियल था, इवन इन 1947 when we won independence from British rule, and in the next couple of years when we set up our constitution, it was an unfinished task. वो हमको इंक्लूसिव इमेजिन्ड कम्युनिटी तो नहीं बन चुके थे, कोई नेशन हमारा बहुत अधूरा था। कितने ही लोग उसके अंदर अभी हमने शामिल नहीं किए थे। तमिलनाडु के लोग उस समय सोचते थे कि हम उसके साथ नहीं है। पंजाब में भी ऐसा था, कश्मीर में भी ऐसा था, नॉर्थ ईस्ट में भी था, और हैदराबाद में, मतलब तरह तरह से सारी ये प्रिंसली स्टेट्स, ये तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे व्यक्ति थे, इतने ग्रुप्स थे जो उस देश में शामिल या तो नहीं होना चाहते थे या वो एक्सक्लूडेड थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे हमने स्टेप्स लिए इंक्लूड करने के लिए। तो ये अभी भी चल रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए, उसको स्टॉल करने के लिए ये एक्सक्लूशनरी एजेंडा भी एक था। अच्छा, ये हमेशा से था कि हम लोग लोअर कास्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम विमेन को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कुछ लैंग्वेजेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कुछ रिलीजियस ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा से यही चाहते थे कि ये नेशन कुछ लोग हाईजैक कर लें। कुछ कोई मिसाल दीजिए। अब ये देखिए, अब आपने बात करी, अब जैसे हिंदी, जो हिंदुस्तानी तो सारी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, और मैं हिंदी भी हिंदुस्तानी से ही जोड़ता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे एक तरह के हिंदी वाले जो चाहते थे कि सब लोग हिंदी ही बोलें। आप सिग्नल उसको क्या दे रहे हैं लोगों को? आप बोल रहे हैं कि आप जब तक हिंदी नहीं बोलेंगे, एक कंडीशन हो गया ना, जब तक आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो आप इस नेशन में इंक्लूडेड नहीं है, आप हिंदी बोलिए। तो ये उसी तरह से रिलीजन का मामला हुआ। खैर वो तो और भी एक डेलिकेट मसला है, क्योंकि वो हमारे पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बारी हमने अपनी स्थापना कर दी कि हम एक इंक्लूसिव नेशन हैं, जिसमें रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई एक्सक्लूजन नहीं होगा, और जब भी ऐसे वायलेशंस होंगे तो उन वायलेशंस को रेक्टिफाई किया जाएगा, जिससे कि लोग अगर अपने को अलग समझें तो उनको इंक्लूड करेंगे। आप उनकी चिंताओं को, उनकी एंग्जाइटीज़ को एड्रेस करेंगे, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट नेशन, वो तो कभी भी नहीं होगा परफेक्ट नेशन, लेकिन कि कौन से मैकेनिज्म्स आपने इंस्टॉल करे हैं कि लोगों की ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन उनको आप किस तरह से डिस्कशन करके, बैठ के, समझा के उनको बताएंगे कि आपकी ये चिंता जो है इसमें कोई बेसिस नहीं है। और बहुत ऐसी हैं एंग्जाइटीज़, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस जो बहुत लेजिटिमेट हैं, आती होती है लोगों के साथ ऑन द ग्राउंड दैट दे आर, उनका रिलीजन मेजॉरिटी से डिफरेंट है, या उनकी लैंग्वेज मेजॉरिटी से डिफरेंट है, या लोग ट्राइबल हैं, उनकी पूरी वे ऑफ लाइफ ही डिफरेंट है। आपने इन सब की एंग्जाइटीज़ को एड्रेस करने की जगह उनको आप तबाह कर रहे हो, दबा रहे हो। ये सब दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं ये जी। और इनकी लड़ाई चल रही है काफ़ी दिनों से। और अभी आप जो देख रहे हैं
वो एक तरह से पूरा इसके अंदर ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, इसमें कॉर्पोरेट इम्पैक्ट भी है, इसमें एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल इनपुट भी है। इन सब से मिलके हम एक जो हमारा जो एक तरह का मैं इसको क्या देशवाद या कुछ वो हम लोग उसको वो छोड़ते जा रहे हैं, वो डूबता जा रहा है और दूसरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप में हमने देखा कि भाषा के आधार पे यूरोप बटा सभी, और फिर वो उनके आपस में बड़े जंगें हुई हैं, खूनी जंगें हुई हैं, और ये भाषा का आधार था। भारत के अंदर भाषावाद एक ख़ास तरह का है। पूरा नॉर्थ इंडिया का जो अपर कास्ट अपर क्लास तबका है, उसको ये लगता है कि जो उसकी भाषा है वही तो राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, और उसको वो अपने राष्ट्रवाद से जोड़ता है कि अगर एक भाषा हो जाएगी तो देश मजबूत हो जाएगा। दूसरी तरफ जो ये भाषा नहीं बोलते हैं, चाहे वो छोटी आइडेंटिटी हो, चाहे वो डेमोग्राफिकली बड़ी आइडेंटिटी हो, वो लोग ये मानते हैं कि जिस दिन एक भाषा हम पर थोपी गई उस दिन हमारा राष्ट्रवाद से जो अभी कमिटमेंट है वो लूज हो जाएगा, और हम सोचेंगे कि हमारा अपना क्षेत्र होना चाहिए। ये जो दोनों तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और थोड़े थोड़े दिनों में हम देखते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग भाषा का आग्रह लेके साउथ इंडिया चले जाते हैं, और फिर वहाँ साउथ इंडिया में क्योंकि तरक्की ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ जा कर के नॉर्थ इंडिया के वहाँ काम कर रहे हैं, उनको झेलना पड़ता है। तो दिल्ली की नेतागिरी वहाँ के जो मजदूर हैं या वाइट कॉलर लेबर है उसको बहुत प्रताड़ित करती है। भाषा को लेकर के ये आग्रह दिल्ली से बार बार क्यों उठता है? अच्छा, दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली वाले, मेरा मतलब है ये पूरी आइडेंटिटी जो है, ये ओवर पैम्पर्ड ओवर एंटाइटल्ड लोग हैं। और मैंने आपसे शायद कहा भी था कि दिल्ली के बजाय अगर कुछ दिनों के लिए चेन्नई या केरल में दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा बैलेंस आएगा। दिल्ली बहुत सदियों से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा, तो यहाँ के लोगों को लगता है वही मालिक है इस देश के, और बाकी लोग जो हैं वो उनकी सेवा के लिए बने हैं। वो कमाएंगे, वो टैक्स देंगे, हम ऐश करेंगे। तो जो साउथ से टैक्स आता है, जो महाराष्ट्र से टैक्स आता है, जो और कहीं से टैक्स आता है, वो दिल्ली वालों पे खर्च हो जाता है। तो ये जो ओवर एंटाइटल्डनेस है, ओवर पैम्पर्डनेस है हमारी मानसिकता में नॉर्थ के लोगों की, वो एड्रेस करने के लिए थोड़े वक्त के लिए अगर देश की राजधानी चेन्नई में, केरल में या और कहीं शिफ्ट हो जाए कर्नाटक में, तो शायद हम लोग थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। मुझे ये महसूस होता है। ये थोड़ा सैटारिकल भी हो सकता है। आई रियली फील कि पावर, सेंटर ऑफ पावर शुड शिफ्ट। मैं भी इस पे आई टेंड टू एग्री कि एक राजधानी सिर्फ दिल्ली में होना, ये दिल्ली की भी एक बदकिस्मती है, बिल्कुल। और यहाँ इतना हैवी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है यहाँ का। हम एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखते हैं। इसका लाभ आपने बताया शायद लोगों को है, मुझे नहीं पता कि इसका बहुत दलाल कल्चर पैदा हुआ ना, पावर ब्रोकर्स पैदा हुए दिल्ली में। दिल्ली इज फुल ऑफ पावर ब्रोकर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपकी वो बात पे आना चाहता हूँ जो आपने बोला नहीं कि जो यूरोप है वो भाषा पे नहीं, वो बाद में बात आई। यूरोप रिलीजन के बेसिस पे बटा, मतलब जो रिलीजियस वॉर्स वहाँ पर हुई, वॉर्स ऑफ रिलीजन विच लार्जली बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, जब लैटिन क्रिश्चियनडम नीचे जब उसका ध्वस्त हुआ तो फिर दो ग्रुप से मर्ज करे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। इट वाज लड़ाई ओवर व्हाट इज द ट्रू गॉड कौन है। हमको पता है कि आपको पता है, डॉक्ट्रिन किसकी ज़्यादा बेहतर है, और वो एक दूसरे को एनिमी समझते थे। दे यूज्ड टू इंक्लूजन की बात नहीं थी, एक्सक्लूजन की बात थी। और उस वॉर को रोकने के लिए इसके और भी कुछ कारण हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सो ऑन, बट अगर जिस आधार पे वो नेशंस बने थे वो रिलीजन के आधार पे बने थे जी। और एक ट्रीटी हुई थी जिसके अंदर ये माना गया कि एक जो वहाँ पर सबसे हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ जो भी किंग है, क्वीन है, प्रिंस है, जो भी है, वो बोले कि वो पब्लिकली कन्फेस करे
कि मैं इस चर्च को बिलोंग करता हूँ, प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट में भी कौन सा प्रोटेस्टेंट Yes. या कैथोलिक या कैथोलिक, वो उसमें अनाउंस, भी। वो कन्फेस करा, और उस कन्फेशन के ऊपर जो भी उस टेरिटरी में रहते थे वो सारे वो टेरिटरी वाले राजा के रिलीजन की ही अलीजेंस उन्होंने अपनी दी। तो सारे एक टेरिटरी में सारे लोग या तो कैथोलिक बन गए या प्रोटेस्टेंट बन गए। और जो नहीं, आप सोचिए इसको आप हमारे 1947 के पार्टीशन से जोड़िए, और जितने भी लोग प्रोटेस्टेंट कैथोलिक टेरिटरीज में रह गए हैं उनको खदेड़ा जाए, बाहर जाए, वो प्रोटेस्टेंट देश में जाए, और जो प्रोटेस्टेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कैथोलिक अपने कैथोलिक देश में जाए। तो जितने भी लोग उन्होंने अपना एलिजेंसेस नहीं छोड़े उनको बाहर निकाला, और जो बाहर, और कुछ लोगों को मारा, पीटा, काटा, ये सारा कुछ हुआ है। ये पूरी की पूरी, आप सोचिए कि इसको हम पार्टीशन नहीं कह रहे, एक तरह का पार्टीशन मेटाफर की तरह भी जोड़ा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले ये सब कुछ हुआ। एक और कुछ बस छोटी सी एक यूरोप के अंदर एक छोटी सी मिडिल बेल्ट थी जहाँ पर किसी वजह से दोनों रह गए, जिसमें बेल्जियम भी आता है, जिसमें थोड़ा स्विट्ज़रलैंड आता है, जिसमें थोड़ा जो बाद में जर्मनी बना आता है, जो नेदरलैंड्स का थोड़ा हिस्सा आता है। ये सारा मिडिल बेल्ट जो था वेस्टर्न यूरोप का, इसमें ये दोनों कन्फेशंस दोनों रहने लगे। लेकिन बाकी सब जगह पूरा नॉर्थ यूरोप जो था वो बन गया प्रोटेस्टेंट, चाहे लूथरन, चाहे कैल्विनिस्ट, चाहे प्रेस्बिटेरियन या एंग्लिकन, और जो सारा साउथर्न यूरोप था वो कैथोलिक था। तो ये बंटवारा हो चुका था रिलीजन के आधार पे। भाषा तो बाद में आई। तो मैं इसको आपको बताना चाहता था कि ये मॉडल है, एक मॉडल ऑफ रिलीजन एंड मॉडल ऑफ अर्ली नेशन स्टेट। ये हम लोगों को नेशनलिज्म की हिस्ट्री में नहीं बताया जाता, या हमको रिलीजन वॉर बुलाया जाता है, पर एक्चुअली इट्स अ वॉर फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वही मॉडल हमको आ गया, भारत का विभाजन। हाँ, ये सब चीजें हिंदुस्तान के दिमाग में ही नहीं होती थी। बताइए, आप सोचिए, हमारा ट्रेडिशन भी ऐसा नहीं है, और एम्पायर्स में ऐसी मेंटालिटी भी नहीं थी। जो भी पहले एम्पायर्स थे उनकी मेंटालिटी वो एक्यूमेनिकल थे, वो किसी के आधार पे वो सबको अपना, उनकी पोजीशन हायरार्किकल थी। ये नहीं है कि वो इक्वल थी। तो ये इक्वालिटी ला रहे हैं तो एक्सक्लूजन आ जाता है। ये बहुत एक अजीब सी दुविधा है। लेकिन ये इतना एक्सक्लूजन, ऐसा एक्सक्लूजन, मतलब कोई आप अटेम्प्ट ही ना करें इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के, सीधा एक्सक्लूड कर दिया, मार दिया। अब कई स्लोगन्स जो आपको अभी भी सुनने को मिलते हैं हिंदुस्तान में, उनका रूट जो है वो यूरोप में है। जैसे मैं कहूँगा तो मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता। ये तो एकेडमिक डिस्कशन है, हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये आपके स्लोगन वहाँ से आया है। ये बिल्कुल मैंने बताया ना, इफ यू आइदर बिकम अ प्रोटेस्टेंट और यू विल बी एक्सपेल्ड और किल्ड। एक्सपेल्ड मतलब गो टू योर प्रोटेस्टेंट स्टेट, आइदर बिकम कैथोलिक और गो टू योर प्रोटेस्टेंट और यू विल बी किल्ड, आप कब्र में। यही तो है, यही तो मैं आपको समझा रहा था। यानी कि हम पिछली 400-500 सदी पहले के यूरोप को जीने लगे हैं। बिल्कुल, यही ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी हिंदुस्तान की रूह को छोड़कर एक घिसी पिसती यूरोपियन 16वीं 17वीं सदी की थिंकिंग को आज अपने देश में 100 साल से ला रहे हैं। वाह। जिसका, और जिससे दो तो देश, एक दो तो बन चुके हैं। यस। जिसका कोई मानना नहीं है। हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों भाई, किस बात के लिए? जब हम लोग एक दूसरे से रहना, हम एक दूसरे को, आजकल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बहुत बात हो रही है।
मैं अपने लेखों में बहुत यूज करता हूँ ये शब्द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बिकॉज in the wars of religion and even a little earlier, this has to do with certain doctrinal elements also in these religions, some of these religions. The other is an existential threat. You cannot live with that person. You have to eliminate him or expel him. You can't be with. तो हमारे यहाँ तो हम ये अदरनेस तो थी कि तू मेरे जैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं था कि तू एनिमी है और तू मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मैं तेरे साथ रह नहीं सकता. ऐसा कुछ नहीं था आइडिया. आपने ये बहुत गहरी बात कही. सिविलाइजेशनल चक्कर है, ये हमारे ईथॉस का चक्कर है, और ये चला आ रहा है 3000 साल से. और कोई भी बाहर से आए, जो भी आए, मतलब मैं आर्यन इन्वेजन से लेकर के कुछ भी ब्रिटिश कोई इन्वेजन भी, तक कोई भी आए, माइग्रेशन था, वो तो इन्वेजन मतलब देखिए, हर यहाँ पर 99% of the people here who are who belong to a religion which is different from, say, one of the many Hindu sects भी नहीं कहूँगा मैं, communities. Okay. Most of them were part of this community. True. आप सोचिए कि 1% से भी कम बाहर से आए होंगे, वो भी इसी में मिल गए. मतलब मैं इसको रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता. फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है. मैं इसको ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहता. इसकी हैं, इसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 18वीं सदी तक ये आइडिया कि वो एनिमी है, मतलब रिलीजन के आधार पर. पॉलिटिकल एनिमीज वगैरह तो होते थे, वो तो हमारी बहुत पॉलिटिकल वायलेंस है, ये तो है, लेकिन ये जो रिलीजन के आधार पर एनिमी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये हमारे यहाँ नहीं था. ये अब ये एक नॉर्मल चीज़ बन गई है. आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं और दर्शकों को इस बारे में सोचना चाहिए हम सब कि आप ये कह रहे हैं कि जब ये देश बटा और आज 21वीं सदी जब के का 1/4 ख़त्म हो चुका है, तब हमारे देश में ये जो नारा है मुसलमानों का एक स्थान पाकिस्तान कब्रिस्तान, ये नारा आज के दौर में लगाया जा रहा है, जो 400-500 साल पहले यूरोप का नारा था. हाँ. और हमारे देश से अलग हो करके जो देश बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, वहाँ भी ये नारा नहीं है. आज भारत में ये नारा है. वो नारे की उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो पहले ही कर दिया ना, सारा है ही नहीं वहाँ पर ज़्यादा लोग. आप और ये मैं आई वांट टू absolve them from, because वो इंटरनल एनिमीज होते हैं उनके. अब आप देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं, शियाज, अहमदियाज, वो उनको ये दोनों, इसका कुछ डॉक्ट्रिन से भी रिलेशन है, कुछ डॉक्ट्रिन से भी, लेकिन ये आइडिया कि you cannot live even with somebody who is slightly deviated from the true doctrine which is available only to you. तो मतलब अगर yes. अब आप बोलिए कि नहीं तो ये शिया सुन्नी स्प्लिट क्यों होता? जैसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन स्प्लिट, वो तो बाद में हुआ, तो ये स्प्लिट कैसे पहले हो गया? कुछ है इस सब कॉन्टिनेंट में क्या? क्योंकि शिया सुन्नी स्प्लिट और किसी मुल्क में नहीं दिख रहा है, यहीं दिख रहा है. इराक में होना चाहिए, ईरान में होना चाहिए, वहाँ शिया सुन्नी स्प्लिट नहीं है. नहीं, पर वो अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं भारत में भी शिया सुन्नी स्प्लिट रहा है. हाँ, नहीं, पर इतना ज़रूर है कि ये हिंदुस्तान में नहीं, ये एक, देखिए, बहुत देर तक, अब आप अरेबिया में देख लीजिए, वहाँ पर बहुत जिनको हम पॉलिथीस्ट कहते हैं, पेगन कहते हैं, जूस, कैथलिक, क्रिश्चियंस, और ये सब थे. और मुसलमान भी आए, वो भी वहाँ पर हो गए. ईरान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ज्यूज की ही है. हाँ, ठीक है. इजिप्ट में
शिया, सुन्नी, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ये सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ से कभी कोई दंगा झगड़ा नहीं आता है। तो इराक में भी यही। असल में ये है कि लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जैसे इजिप्ट के अंदर कॉप्टिक क्रिश्चियंस के साथ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ये है एक this stems from the idea which is actually now a global idea. It is not restricted to not just one religion, it's not even restricted to religion. It is a global idea. It's come into nationalism, it has come into communism, it has come into science. And वो idea है, there is one truth and everything else is false. There is one God and all other gods are false. There is one doctrine and all other doctrines are false. पर अगर यहाँ पर ही सीमित रहे तो भी चलेगा, लेकिन you shall not worship any other God. You shall not believe in any other doctrine. You shall not worship anything else. ये जब आती है ना बात, उसके साथ नेक्स्ट स्टेप फिर यही होता है कि यू आर माई एनिमी। ये मैं डॉक्ट्रिनल बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा मुल्क है इस दुनिया में जो ये कहता है कि सिर्फ आप जो स्टेट का गॉड है बस उसी को आप एडहेयर करें, वर्शिप करें, और आप अपने गॉड की पूजा या वर्शिप नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक का फ़र्क है इसमें। पब्लिकली बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर आप जो स्टेट बैक्ड गॉड है उसी को कर सकते हैं। पब्लिकली आप इजराइल के अलावा तो कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, मंदिर वहाँ नहीं है, मस्जिद वहाँ नहीं है, जो उनके इलाके हैं। नहीं, और कहाँ ऐसा नहीं, ऐसा अभी देखिए, अभी मत देखिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के पीछे जाएं, अब देखिए, अब पाकिस्तान की बात ले लीजिए। पाकिस्तान के अंदर क्या झगड़ा है? शिया के अहमदिया को क्यों, मतलब 1947 के एकदम से बात से शुरू हो गया था ये मामला। तो आई डोंट थिंक कि ये आप कह रहे हैं अहमदियाज आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन पाकिस्तान? दे आर नॉट इवन कॉल्ड मुस्लिम्स। नहीं, वो तो they are not even they can't call their mosques, they are not Muslims, their mosques are not mosques. मैं समझ रही हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि आर दे नॉट अलाउड टू वर्शिप देयर गॉड और वर्शिप देयर व्हाटएवर डेटी दे वांट टू वर्शिप? बहुत देखिए, ये यूरोप की बात करता हूँ मैं फिर से। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत देशों में की हिस्ट्रीज में है, इजराइल में ही नहीं है सिर्फ। ये बहुत सारे जो भी अपने देश को अगर बोल देना, एक बार आप बोल दीजिए कि मेरा स्टेट इस्लामिक है या मेरा स्टेट कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, हिंदू है, कुछ भी, बुद्धिस्ट है, तो आप उसी वक्त दूसरे लोगों के आप डिमिनिश करते हो। हाँ, और देखिए, जितने भी जब भी आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, अब मैं आपको यूरोप के फिर से मैं क्योंकि उसको ज़्यादा पढ़ा हूँ, मुझे मिडल ईस्ट वगैरह में इतना, मैं पाकिस्तान को मैंने देखा है। मेरे को एक रिपोर्ट लिखनी थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के ऊपर कि यहाँ पर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन रिलीजन बेस्ड क्या है, तो मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए मैं जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन यूरोप के बारे में क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ। यूरोप के अंदर जब ये सब हुआ था तो कुछ लोग टॉलरेशन की तरफ भी झुक रहे थे। और टॉलरेशन का मतलब क्या था? टॉलरेशन का मतलब था कि अगर अब मैंने अपनी हाई स्ट्रीट पर अपना चर्च, वहाँ पर एक चर्च था मेरा पहले, जो कि कैथलिक चर्च था। अब मैं प्रोटेस्टेंट बन गया हूँ, तो वो कैथलिक चर्च मैंने प्रोटेस्टेंट ने ले लिया, कब्जा कर लिया, वो प्रोटेस्टेंट बना दिया। ठीक है, अब आपके ये मेन जो स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट पे जो चर्च रहेगा वो प्रोटेस्टेंट चर्च होगा। कैथलिक्स कहाँ जाएंगे? अगर वो रहे वहाँ पर, हमने टॉलरेट करा प्रोटेस्टेंट ने, उनको एक बाय लेन के अंदर एक वो बिल्डिंग जो कि चर्च जैसी नहीं लगती, जो सिर्फ लोगों के हाउस होल्ड, मतलब होम, किसी का रेजिडेंशियल है, उस जगह उनको कहा कि आप अपनी प्राइवेटली कर लीजिए, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। बहुत हुआ। अच्छा। हाँ,
प्राइवेटली आप कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं करेंगे। पब्लिक इनविजिबिलिटी। अब आप ये आप मैं यूरोप को ये बोलना आसान क्योंकि उनकी एक स्ट्रेंथ ये है, अब शायद ये स्ट्रेंथ अब भी चली जाए, और हो रहा है इस्लामोफोबिया के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आप ये बोलिए, सोचिए कि मॉस्क बन नहीं सकती थी, पब्लिकली मॉस्क नहीं बन सकती थी। अगर थी तो उसको हटा दिया जाता था। बर्लिन में एक मॉस्क थी, उसको हटा दिया गया। अभी भी स्विट्जरलैंड के अंदर 15-20 साल पहले ये कंट्रोवर्सी हटी थी कि मॉस्क की मीनार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और रेफरेंडम हुआ था। उस रेफरेंडम में आंसर आया था नो, मीनार नहीं हो सकती। ऐसे ही जर्मनी के अंदर झगड़ा ये हो गया था कि मुसलमानों ने एक मॉस्क बनाने की कोशिश करी, उसका जो मीनार है वो थोड़ी बड़ी थी और चर्च का स्पायर थोड़ा छोटा था। अब उस पर झगड़ा हो गया, और फिर बाकायदा एक लॉ बना जिसमें कहा गया कि चर्च जितना लंबा है, जितना उससे बड़ी इमारत नहीं हो सकती। इटली में मॉस्क बनना ही, एक नॉर्थ इटली में मिलान के पास ऐसी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं जहाँ पर मॉस्क बनने ही नहीं दिया, और तरह तरह की ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें आती हैं, बहुत तरह की होती हैं। आपको शायद हिंदुस्तान में भी हो रहा हो अभी, लेकिन बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक, आप कह तो सकते नहीं कि आप मॉस्क नहीं बनाइए, पर आप बनाने भी नहीं देंगे। आप कहेंगे ये बाय लॉज ठीक नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर नहीं बन सकता। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल के बनने नहीं देंगे। मैं नहीं मानता कि ऐसे देश जहाँ पर इस्लामिक स्टेट्स हैं जो डिक्लेयर कर चुके हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। मुझे इसके बारे में एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। होता है, कोई खुले आम कम्युनिटेरियन ईगो है ये तो। कम्युनिटेरियन ईगो नहीं है, दिस इज इनटॉलरेंस। भाई, टॉलरेंस इज पब्लिक इनविजिबिलिटी। प्राइवेटली आप कुछ भी कर लीजिए। अब फ्रांस ने इसको एक और हद तक ले गए थे। उन्होंने, वो तो सेक्युलर थे ना, लाइसिटे, उनका तो ये था कि आप कोई भी रिलीजन पब्लिक नहीं होगा। तो 1905 के बाद एक रिलीजियस बिल्डिंग बन ही नहीं सकती पब्लिक स्पेसेस के अंदर। लेकिन उनकी तो पूरा बहुत कैथलिक हिस्ट्री है, तो उनकी इमारतें 1905 से बनी हुई हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें हैं, जैसे नोत्र दाम हो या शात्र हो। तो उनको स्टेट अभी भी उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक कल्चर मान के, रिलीजन के तौर पे उसको नहीं दे सकता वो। तो नई मॉस्क भी नहीं बन सकती वहाँ, नया टेम्पल भी नहीं बन सकता, नया गुरुद्वारा भी नहीं बन सकता। तो ये, लेकिन प्राइवेटली अपने घर के अंदर तो आप करेंगे ही, उसको प्रोहिबिट नहीं करते। वो तो ऐसी स्टेट हो कि आप, वो तो टोटलिटेरियन स्टेट्स में हो सकता है जहाँ पर प्राइवेट पब्लिक का डिस्टिंक्शन ही नहीं है, और जो चीज़ पब्लिक में नहीं हो सकती वो प्राइवेट में भी नहीं हो सकती। मैं उसका भी उदाहरण दे सकता हूँ। दीजिए। नहीं, ये रिलीजन रिलेटेड नहीं है, पर रिलीजन से जुड़ा बुड़ा है। अच्छा। मैं दंग रह गया जब मैं सोफिया गया था। सोफिया के अंदर जब मैं हम लोग, मेरा जिन्होंने हमें बुलाया था बोलने के लिए, मैं उनके साथ पब्लिक एक स्क्वायर में गया, एंड आई फाउंड कि वहाँ पर एक सिनेगॉग था, एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, एक कैथोलिक चर्च था, और एक मॉस्क थी, बड़ी बड़ी चार। तो मैंने कहा यार, मैं मिलिट सिस्टम देखने अगर चाहूँ, ऑटोमन एम्पायर, इस पे भी हम टर्की पे भी बात कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये यार। यहाँ पर ये तो ऑटोमन एम्पायर अभी भी मैं दिख रहा है, चार बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और चारों के साथ ये बिल्कुल एक जैसी हैं, और दे आर कोएग्जिस्टिंग। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने अपने दोस्त को बताया जो मेरे को घुमा रहा था, प्रोफेसर थे एक। उन्होंने कहा अभी तो मैं, आप जब घर आएंगे तो मैं बताऊंगा ये रियलिटी क्या है। तो मैं कब घर पहुंचा तो उन्होंने कहा 1985 में यूगोस्लावियन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऑर्डर जारी किया।
जारी की जारी 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 किया, सॉरी, ऑर्डर जारी किया कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं जिनके नाम क्रिश्चियन नहीं है, वो अपना नाम बदल लें। वाह, किसी ने सीरियसली नहीं लेना। बहुत टर्क्स रहते हैं वहाँ पर, और आई एम श्योर दैट इन दैट एरिया, पूरा जो बाल्कान एरिया है, वहाँ पर इतने सारे देश जो हैं वो मुसलमान भी है, बहुत है वहाँ पर, वो सारे के सारे वहाँ रहते होंगे। यूगोस्लाविया एट दैट टाइम वाज वन स्टेट, तो वो सब रहते थे वहाँ पर। दिस इज द ऑर्डर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, इट्स शॉकिंग। उन्होंने अपना नाम बदलने को बोला तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया कि ऐसे ही किसी ने ऑर्डर पास किया। 3 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद स्टेट पुलिस आ गई और एक कागज़ लेके, बहुत बड़ा बहुत लंबा एक कागज़ लेके, जिसने उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपका नाम अगर आपका नाम हुसैन है, मेरे को याद नहीं क्या, तो उसका नाम आप माइकल हो जाएगा, या अगर आपका नाम जॉर्ज है, सॉरी, अगर आपका नाम अली है तो आप उसका नाम जॉर्ज हो जाएगा, इस तरह से कुछ। और यही नहीं, आपके बाप का नाम भी चेंज और आपके बाप के बाप का नाम भी चेंज। शाबाश। सारी फैमिली जनरेशन के अंदर पता नहीं लगे कि आपका कोई मुसलमान हेरिटेज है, वो सारा का सारा। नॉट ओनली दैट, अब बताइए, जो लोग मर चुके हैं उनके भी नाम चेंज। हाँ, मरने के बाद नामकरण, बिकॉज पूरा होता है ना आपकी फैमिली हिस्ट्री, पैदा होने पर नामकरण होता है। फैमिली हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे थे। वाह। नॉट ओनली दैट, आप कितना अचंभा, मैं तो माना ही नहीं है। फिर मैंने जैसे ही मेरे को वहाँ पर अंग्रेजी में कोई किताब नहीं मिली, मैं जैसे ही इंग्लैंड पहुँचा, मैंने सबसे पहले पता किया कि हु इज़ द बेस्ट writer, historian in English who has written on this subject. And I looked up that history and I found in the index this was mentioned, and I looked up the pages and this is exactly what had happened. Not only that, अब लैंग्वेज पे आप तुर्की नहीं बोल सकते। अब वो 2 लैंग्वेजेस बोलते थे, एक तो जो भी लैंग्वेजेस थी वहाँ पर ऑफिशियल, और एक तुर्की घर में बोला जाता, वो घर के अंदर नहीं, मतलब नामो निशान हटाना है। खैर, वो जब ये यूगोस्लाविया टूट गया तो ये लॉ भी खत्म हो गया और बहुत लोग छोड़ के चले गए। They went to Turkey. They couldn't, obviously that was impossible for them to do that. इतनी uprooting from your own family history, from your tradition, from your language, and from your religious culture. आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप अपना नाम चेंज कर लें, बोले जॉन, जॉर्ज। नहीं, दादा और पिता का नाम भी बदला। अरे आप अपना नाम भी, तो ये सोचिए कि ये चीज है, ये रियलिटी है। नेशन स्टेट इसका, ये मोर देन नेशन स्टेट है। ये नेशन स्टेट तो है, पर ये कुछ और भी है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि दिस इज it's a very pernicious idea, and it is somehow located in I don't know, I mean it's born in some area but it's spread very widely. अब सब जगह है, इसने पूरे वर्ल्ड को अपना लिया, ग्लोबल बन चुका है ये। इसको मैं अब सिर्फ देखिए, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो तरह तरह की सिविलाइजेशन में पैदा होते हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ not so good, some really bad. This is one of those bad ideas. इतनी बातें सेक्युलरिज्म की हमें वो सिखाते हैं यूरोप। Now just suppose it with what you have just told us. This is their history, but ये भी सोचिए, this is their history. But it is 20th century history. 20th century history भी है, लेकिन इसके खिलाफ भी यूरोपियन बहुत आवाज़ उठाई। भाई आप ये सोचिए कि यूरोप के अंदर सारी अनचर्चिंग मूवमेंट्स हुई कि चर्च को डिसमेंटल करा जाए, रिलीजियस मोनिज्म के खिलाफ बात हुई कि हमारी थिंकिंग में प्लूरलिज्म आना चाहिए, और ये ट्रूथ का एक ट्रूथ सिंगल नहीं,
उसका डॉगमा हटाने के लिए, डॉगमा और ट्रूथ एक ही ना हो, उसको हटाने के लिए मूवमेंट हुई और चर्च और स्टेट को अलग अलग करने की बात हुई, ये सब हुआ, लेकिन नथिंग इज परमानेंट। सी ये तो जो चीज़ हम सोचते हैं कि अब ये खत्म हो गई, वो फिर से अपना अगली हेड उठाती है। हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, ये जाती नहीं है, इनको मैनेज किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको लोगों को समझा के एजुकेट करके, इन द रियल गुड सेंस ऑफ एजुकेशन, नॉट स्कूल में भेजा और पाठ पढ़ा दिया और उन्होंने क्या बोलते हैं रट्टा मार दिया। ये इससे नहीं, रियली आपका कैरेक्टर कल्टिवेट करना। ये यूरोप में हुआ, लेकिन यूरोप क्या है अब? यूरोप के अंदर या तो आपने अपनी क्रिश्चियनिटी छोड़ दी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, पर आप सेक्युलर बन गए और वही चीज़ें क्रिश्चियनिटी की आपने सेक्युलर में ले आए। एग्जैक्टली। और सेक्युलर को आपने बना लिया कि ये तो यही ट्रूथ है और एक ही, मतलब ऐसे नहीं है। यूरोप में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लार्जली सिर्फ वो दे आर लैप्स्ड क्रिश्चियंस, उनकी क्रिश्चियनिटी पुरानी हो चुकी है, वो ये सोचते हैं। पर एक्चुअली क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक दिमाग में और इनके लोगों के बॉडी में ही थोड़ा है। क्रिश्चियनिटी तो पूरे लैंडस्केप में है, पूरा आर्किटेक्चर में है, पूरी कल्चर में है, लेकिन वो उसको कल्चर ही मानते हैं। वो इतना रिलीजियस बिलीफ अब नहीं है इतना ज़्यादा। पर दो ही तरह के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, सेक्युलर या क्रिश्चियन। आपको ये वही फिर आ गया, तभी मैंने साइंस को इंक्लूड करा। वेना के अंदर एक मूवमेंट बनी थी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, अर्ली 20th सेंचुरी में। उस लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर यही था कि साइंस विल टेल यू व्हाट इज द ट्रूथ, वन ट्रूथ, एंड उसका वेरिफिकेशन प्रिंसिपल होगा। और अगर वो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को पास नहीं करता है कोई स्टेटमेंट, तो वो मीनिंगलेस है। सिद्ध होगा तो सिद्धांत होगा। हाँ, वो मीनिंगलेस है, वो बेकार है, उसको आप छोड़ दीजिए। जो लोग बाकी सब बकवास है, तो पूरा ह्यूमैनिटी बकवास हो गई। ये आइडिया कि एक ही है, ये आइडिया ही बहुत बेकार है। उस लिहाज से हमारा भारत कितना बेहतर था। हाँ, हम कहीं ज्यादा इंक्लूसिव, अभी भी हाँ, है। मतलब उस समय जब यूरोप ये सब कर रहा था, हमने तय किया कि हम सबको साथ इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ये तो 47 में आप देखिए, मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे अकबर के भी 2-3 फेजेस थे। मैं अकबर का कोई बहुत बड़ा उनके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन इन मामलों में जो रिलीजन सेकुलर से रिलेटेड है, इसका मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड इफ आई मेड अ मिस्टेक। बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि 1572 के अंदर फ्रांस के अंदर सेंट बार्थोलोमेव मैसेकर हो रहा था। रोमन कैथलिक्स की लड़ाई के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ह्यूगनोस जिनको बोलते थे, जो काफ़ी लोग इंग्लैंड से भी थे और कुछ फ्रांस में भी ऐसे थे, प्रोटेस्टेंट्स अभी भी हैं फ्रांस में, उनको मार डाला। और वहीं पर अकबर अपना नया सुलह कुल दीन लाई उसी टाइम पर वो ला रहे थे। वो एक असेंबलीज कर रहे थे जिसमें जेसुइट्स हैं, जैन्स हैं, उपनिषदिक फिलोसफर्स हैं और ब्राह्मण्स भी हैं। उनके सब वार्तालाप कर रहे थे, उनकी जो हम इंटरफेथ डायलॉग बोलते हैं, और जेन्युइन क्रिएटिव बोरोइंग लर्निंग की कोशिश कर रहे थे। हमेशा ऐसे नहीं थे वो, उनका पहला इतिहास थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन धीरे धीरे उनको इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी हुई। और यहाँ तक कि फिर उसके बाद देयर आर क्लेरिक्स हु वर अपोजिंग हिम। ऐसा भी था, अबुल फजल को ही मार दिया आफ्टर अकबर, जहांगीर के टाइम पर। ऐसे नक्शबंदी ऑर्डर था वो, इट्स अ शेम दैट इट वाज अ सूफी ऑर्डर, पर वहाँ से निकले बंदे, उन्होंने उनके कहने पर अबुल फजल को मार दिया, बिकॉज उन सब ने बोला कि ये अबुल फजल ने ही सब कुछ करा है, जो मेरे को जितना मुझे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर एक, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है,
अब चाइना में देख लीजिए, अभी भी despite there being a formal communist party which talks about, you must have talked about one truth and all that, scientific truth. China के अंदर भी people today are very happy to say that we follow 3 ways simultaneously. जिनको यूरोपियंस जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तीनों रिलीजन में बिलीव करते हैं, वो रिलीजन बोलते हैं, ये वो लोग बोलते हैं 3 ways. वो बुद्धिस्ट भी हैं, वो कन्फ्यूशन भी हैं, वो दाओ भी हैं, और कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी हैं. उनमें उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा द्वंद्व हो रहा है या बहुत उनको परेशानी है, कि ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल कैसे हो, मल्टीपल एलिजेंसेस इज अ नॉर्म. जापान में भी ऐसे था, शिंतो भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें कोई हम. और यहाँ पे भी आप देखिए हरियाणा के अंदर जो मियो कम्युनिटी है, हमारे CSDS की हैं शैल मायाराम, उन्होंने उस पर काम भी किया है और लोगों ने भी शायद किया. वो भी उनका मतलब राम मोहम्मद रामायण भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं. ये आइडिया, ये मुझे ये समझ नहीं आता कि हम फिलॉसफी में, दर्शन के अंदर हमको ये ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. तो रिलीजियस टीचिंग्स हैं ये हमको अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ हमारे को, वी हैव टू लिव आवर लाइफ वेल, बेशक, एंड वी एंड वी हैव टू लिव टुगेदर वेल. ह्यूमन बीइंग्स, अपनी इंडिविजुअल परस्यूट कुछ भी हो, अल्टीमेटली पीपल हैव टू लिव. दैट इज व्हाट एथिक्स इज फॉर. एंड अल्टीमेट परस्यूट भी हमको चाहिए. तो जो सोटेरोलॉजिकल फिलॉसफीज हों या रिलीजन्स नॉर्मली हुए, वो भी, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते कि हम ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं? दोनों चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? क्यों ये हम लोग मानते हैं कि एक ही करना पड़ेगा, या तो आप ये हो या वो हो? ये क्यों? ये फंडामेंटल इशू है हमारा. प्रोफेसर मुजीब ने अपनी किताब में बताया, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज़ की स्टडी की और उन्होंने बताया भारत के मुसलमान अपने सारे तौर तरीक़ों में बिल्कुल भारत के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ वो रहते हैं, साउथ हो नॉर्थ हो, जहाँ वो रहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं. यानी उनका ये कहना था, सिवाय इसके कि वो अपने मुर्दे को कैसे वो करते हैं, दफन करते हैं और शादी में एक निकाह करते हैं, बाकी शादी की सारी रस्में हिंदू रस्में हैं. भारत का मुसलमान, भारत अकेला मुल्क है सब कॉन्टिनेंट जहाँ मुस्लिम दुल्हन हिंदू दुल्हन की तरह लाल जोड़ा पहनती है. बाकी सब जगह सफ़ेद पहनती है मुसलमान दुल्हन. उसी तरह से जो रस्म रिवाज होते हैं शादी के, हल्दी, उपटन और संगीत के जो प्रोग्राम होते हैं वो, ये सारे प्रोग्राम जो हिंदू कम्युनिटी के हैं वही मुसलमान कम्युनिटी के हैं. तो वो उन्होंने ये बताया कि सिवाय इसके कि वो एक रिचुअल शादी में जो निकाह पढ़ने का है, जो मुश्किल से 2 मिनट का रिचुअल है, तुम कबूल है वाला, उसको छोड़ दें तो पूरी शादी हिंदू शादी है. और ये भी मैं कहूँगा इसके साथ साथ कि अगर ये ना हो तो बहुत बड़ा लॉस होगा. यही जो डाइवर्सिटी है जी, आप, और क्या है डाइवर्सिटी? बिल्कुल. आपके कस्टम्स, आपकी प्रैक्टिसेस, वो एक नहीं, ब्यूटीफुल. हाँ, आपको एक जैसा नहीं होना चाहिए. अच्छा, फिर लेकिन आप वो उसमें क्या है जी, उसका कंटेंट क्या है, वो कंटेंट एक सोर्स से ही नहीं आना चाहिए. और उसके ऊपर उस सोर्स को गेट कीपिंग करके आप बोलें कि बस यही है और कोई करना, मतलब चेंज कैसे आएगा? नहीं तो जी. और लोगों से एक हमको कॉमनैलिटी भी तो चाहिए. जो फ्रेटर्निटी की हम बात कर रहे थे जी. वो कॉमन सिर्फ आप सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से नहीं होता. अब हमारे हिंदी फिल्म गाने देखिए, हमारी पॉपुलर कल्चर में वो कितनी कॉमनैलिटी लाते हैं. कोई भी नहीं सोचता, कोई सोचता है, अब पता नहीं सोचते हो, अब सोचने लगे होंगे, लेकिन कोई सोचता है कि रफ़ी का गाना है और ये गाना बैजू बावरा में गा रहा है, नौशाद साहब का संगीत है, भजन, और शकील बयादानी ने लिखा हुआ है. किसी ने कभी सोचा मन तड़पत हरि दर्शन को आज? आपने कभी सोचा कि अरे ये किसने लिखा है? अच्छा, अब तो इसने लिखा है, तो आप ऐसा तो कभी नहीं करते. और ये सारे भजन हमें मुँह ज़बानी याद हैं.
सब, और हमारे नस नस में भरे हुए हैं। बिल्कुल। अब बच्चों के पता नहीं मुझे इसका, लेकिन हमारे ज़माने में तो ये नस नस में, हम जब भी ये सुनते थे। और एक ही नहीं है, अभी भी जावेद अख्तर लिखते हैं, स्वदेश का उनका जो राम पर है वो देखिए, साहिर ने कितने अच्छे गाने लिखे हैं। मतलब वो प्रभु, एक तो अल्लाह तेरो नाम तो लिखा, हम दोनों के एक दूसरा बहुत, लता का एक बहुत अच्छा गाना है जो उन्होंने लिखा, मुझे अभी इस वक्त ख्याल नहीं आ रहा, पर वो इस तरह का गाना है, जब वो लौट रहे हैं देवानंद अपनी टांग तोड़ के, कट के, और वो अभी भी उनको पता नहीं है कि वो जिंदा हैं कि मरे, तो एक गाना गाती हैं, भजन गाती हैं, नंदा। वो गाना साहिर का बिल्कुल भक्ति रस से सराबोर। तो अरे कबीर देख लीजिए, दादू देख लीजिए, ये लोग कभी सोचते हैं कि वो हिंदू मुसलमान क्या है? नहीं। तो ये हमारी, ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। और मैं आपको एक और बताऊं, मार्को पोलो की किताब में, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, वहाँ पर एक जिक्र है कि वो कुबलाई खान से मिले, और उस वक्त मिशनरीज बहुत इम्पोर्टेंट, अपने का सीरियसली लेते थे। अभी भी कुछ मिशनरीज अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है एंड ऑल दैट, ये बात है। प्रोपेगेट और कन्वर्शन में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये कुबलाई खान से जब मिले तो बहुत थोड़ी सी बातचीत हुई, दोस्ती हुई, वो वहीं पर थोड़ी देर रहे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते? कुबलाई खान का जवाब लाजवाब है। उन्होंने बोला, देखिए मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ 4 ऐसे, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड दैट ही यूज, मेरे पास 4 ऐसे ग्रुप्स हैं। एक तो बुद्धिस्ट हैं, एक मुस्लिम्स हैं, और एक दाओइस्ट हैं, और एक कुछ और बोला उन्होंने, शमन या कन्फ्यूशन बोला होगा। He said, मैं इन सब का ख्याल रखता हूँ, और मैं खुद भी, he was not a Muslim. No, he wasn't. तो he said, मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा इन सब से सीखता हूँ मैं। तो इसलिए आप मुझे कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बन जाइए, मैं ये तो आप चेंज कर लीजिए अपने आप को। आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो मैं आपका भी ख्याल रखूँगा, आप क्रिश्चियन रह लीजिए, बने रहिए, लेकिन मुझसे मत बोलिए चेंज करने को। ये चाइना में है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडियन एक्सेप्शनलिज्म नहीं है कि ये हिंदुस्तान में ऐसा होता था। हिंदुस्तान में बहुत ऐसा हमको याद करना पड़ता है कि ये, बिकॉज हम लोगों की स्थिति 200 साल में काफ़ी दुर्गति की तरफ चली गई है, तो हमें याद करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। और शायद चाइना में भी ऐसा हो, मुझे आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट, मे बी साइंस, कम्युनिज्म हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू, वो तो सारे ही रिलीजन्स के साथ उन्होंने कभी एक बारी कुछ ठीक तौर तरीका उनका ठीक नहीं था, पर अब ऐसा नहीं है। जी। तो प्रोफेसर मुजीब ने ये भी लिखा कि मरने के बाद के जो रिचुअल्स हैं, दफन करने के अलावा के जो रिचुअल्स हैं, वो भी हिंदू जो सिस्टम है उससे बहुत प्रभावित हैं। जैसे कुछ लोगों को खाना खिलाना, जो मृत्यु भोज होता है ना, उसके बाद खाना खिलाना, 10वीं 13वीं 40वां, और उन सब में वो रिचुअल्स, उनके नाम के जो उनको पसंद वाले खाने हैं वो बनाना और वो तकसीम कर देना या गरीब को दे देना, कुछ उनके नाम पे कपड़े दे देना। ये सब कुछ हिंदुइज्म का है जो मुसलमान भारत के फॉलो करते हैं, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश को शामिल करके हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो एमैल्गमेशन है, जो घुलना मिलना है, वो इतना ज़्यादा, इतना गहरा है कि आज किसी मुसलमान से कहिए कि अपनी शादी में तुम ये रस्म रिवाज ना करो, उसको लगेगा आप उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो ये समझेगा ही नहीं कि ये इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इतने घुले मिले लोग हैं हम लोग। और आपने मेवात का जिक्र किया, मेवात के लिए तो जो प्रोफेसर मुजीब ने लिखा है वो कमाल का है। वो उनके सारे रस्म व रिवाज और उनके संबंध आपस के, उनके नाम, सब कुछ हिंदू जो वहाँ के लोकल्स हैं, और वो एक ही हैं बिल्कुल। तो जाट, शायद वो लोग अपने को जाट कहते हैं, जो भी अपने को रेस, ट्राइबल रेस जो भी बताते हैं, तो ये है। तो ये हम भारत के लोग, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मल्टीकल्चरलिज्म दुनिया हमसे सीख सकती है ना। जब मुगल राज था उस समय हिंदू मंदिरों को भी दिया जा रहा था, मुस्लिम मस्जिदों को भी दिया जा रहा था,
और पुजारियों को भी इतने वजीफे दिए गए, उसी तरह से मस्जिदों को भी दिए और गए। ये ट्रेडिशन हमारा जितना हमें जानते हैं वो अशोक के तक जाता है। जी। अशोक जो हैं उन्होंने जो भी गिफ्ट्स दिए, जो पेट्रनेज दी, वो बुद्ध के लिए भी दी, जैन को भी दी, आजीविकास को भी दी, और उन्होंने कहा मैं आई ऑनर ब्राह्मण्स एंड श्रमणास और ऑल दीज अदर ट्रेडिशंस इक्वली। अशोक वाज अ बॉर्न हिंदू। नो, हिंदू तो शब्द आप यूज ही मत करो। हाँ, जाहिर है उस समय तो हिंदू शब्द था ही नहीं। पर वो बॉर्न मतलब देखिए ये ही वाज बॉर्न इन विच रिलीजन और व्हाट ही वाज नॉट। देखिए उस समय ऐसा बहुत था कि माँ थी एक गुरु को फॉलो करने वाली और बाप थे वो किसी और गुरु को फॉलो करने वाले। गुरु मीन्स रिलीजन? नहीं, रिलीजन शब्द ही मत यूज करें उस जमाने के लिए। ओके, राइट। आप ये सोचिए कि महावीर की टीचिंग्स या आजीविका की टीचिंग्स और बुद्ध के टीचिंग्स, ये टीचिंग्स थी, उसके साथ प्रैक्टिसेस भी थी, ये शिक्षाएं थी। अब ये तो इनके अशोक के जो फादर हैं वो शायद इन दोनों शमनिक ट्रेडिशन से। हिस्टोरियंस कहते हैं हिंदू एज ए हिंदू कोई कैटेगरी आई ही मुसलमानों के साथ। उससे पहले अलग अलग सिद्धांत थे, अलग अलग शिक्षाएं थी, अलग अलग क्या कहें हम, क्या मान्यताएं होती होंगी, लेकिन हिंदू जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हिंदू मुसलमान के साथ आई मतलब ये मतलब मुसलमान और हिंदू का बाइफर्केशन ही तभी हुआ। हाँ, ये कबीर के अंदर तो दिखता ही है, उससे पहले भी है। ये 13वीं 14वीं सदी तक तो आ गया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल लाइक, देखिए हर रिलीजन के अंदर, अब क्रिश्चियंस फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, ये मैं कहूँगा, फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉलोअर्स ऑफ जीसस, दे नेवर कॉल देमसेल्व्स क्रिश्चियंस। अच्छा, They never thought that they belonged to some religion called Christianity. कब से ये धीरे धीरे ये Christianity वर्ड ही लैटिन है। It is not a word, it is not a language was used by people who are living in Palestine, जहाँ जीसस पैदा हुए थे। वहाँ पर तो ये उनकी लैंग्वेज थी, अरामिक थी या कुछ और होगी, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन कोई अपने बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये क्रिश्चियनिटी लाया हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी लाया हूँ, ये नहीं बोला। ये बहुत बाद में आके आया। शुरू में जूस है, जुडाइज्म ग्रीक वर्ड, जूस वर नॉट ग्रीक्स, तो ये वर्ड जुडाइज्म ग्रीक्स ने उनको दिया कि यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ जूडास और व्हाटएवर। अगेन आई वोंट बी, डोंट फॉल्ट मी फॉर being inaccurate here, but what I'm trying to say is that Judea and Judea are Greek terms which were used for the Jews. Right. And I don't even know what Jews call themselves. Maybe they didn't even call themselves Jews at that time. I'm not sure about that. Maybe they did. But what I'm saying is that a number of people, number of so-called religions have not given this to themselves. गुरु नानक ने कोई ये थोड़ा कहा था कि मैं सिखिज्म पैदा कर रहा हूँ। तो भारत में सेकुलरिज्म जो शब्द है अंग्रेजी का, उसको प्रैक्टिस हम सदियों से कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने और पॉलिटिकल थिंकर्स ने जब ये अपने लिए कॉइन किया, हमारे यहाँ वो इम्पोर्ट किया गया पॉलिटिकल थियरी में। वर्ड इम्पोर्ट होता है, वर्ड इम्पोर्ट किया गया, प्रैक्टिस तो हमारी थी हमेशा से। कॉन्सेप्ट भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं उस वर्ड के साथ। और कुछ लोगों ने सोचा कि हमें वो ही करना चाहिए, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। ये कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ पर हो जाना चाहिए, पर सोचिए जहाँ जिस देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, और सारा धर्म सड़क पर ही मनाया जाता है। सड़क तो थी भी नहीं भाई, पब्लिक। जिस देश में आप गंगा को माँ मानते हैं और वहाँ जाके मतलब इससे ज़्यादा पब्लिक और क्या हो सकता है। और मुहर्रम देखिए आप, मतलब उसके प्रोसेशन इज अ वेरी बिग थिंग इन इट वाज वेरी बिग इन इजिप्ट।
It was very, I mean, at a certain point of time, I'm sure that अभी भी क्रिश्चियंस का भी प्रोसेशंस है. जॉर्जिया वगैरह में तो खूब होता अभी है. भी, अरे बहुत, हिंदुस्तान में तो भरा पड़ा है. हर बारी जब साउथ में भी होता है. साउथ में बहुत होता है. नहीं, अब मुसलमान, क्रिश्चियंस, जूस में भी होता होगा. आई मीन, अब वहाँ ये मॉडर्न यूरोप में ये जब देखिए ये प्राइवेटाइजेशन हुआ क्या कि पहले प्राइवेटाइजेशन, ऑल द नॉन डोमिनेंट माइनॉरिटी रिलीजन उनको प्राइवेट हो जाए. कि मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक से बाहर कर दो इनको, इनविजिबल करो. फिर फ्रांस ने कहा कि सबको इनविजिबल कर दो, अब सिवाय पुराने को छोड़ के. फिर सेकुलरिज्म के पास आइडिया आया कि सेकुलरिज्म का मतलब ही है कि रिलीजन को प्राइवेटाइज कर देना. अब ये आइडिया कुछ लोगों के पास यहाँ पे भी आ गया, हिंदुस्तान में भी, तो सोचते नहीं थे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए. तो प्राइवेटाइजेशन. बट कभी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. हम तो रिलीजियस कम्युनिटी को रिकग्नाइज कर रहे हैं. सापेक्ष हैं हम. हाँ, नहीं, हमने रिलीजियस कम्युनिटी को रिकग्नाइज किया है ऑफिशियली. बिल्कुल. भारत के लिए कौन सा सेकुलरिज्म आदर्श रहेगा? क्या है सेकुलरिज्म? मैंने तो आपको मैंने बहुत लिखा है कि जी हाँ, हम लोग इसीलिए. कभी भी देखिए, रिलीजन के दो भाग हैं. एक भाग है द परस्यूट ऑफ द गुड, and in fact the ultimate good, whether it is in this world or in some other world. But the pursuit of ultimate good is one very important element in philosophy and in religion. The other element is norms of social interaction. आपके norms, rules क्या हैं व्यवहार के. आप किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ खाना खाएंगे, क्या जॉब करेंगे, आपका उठना बैठना किसके साथ है. ऑल दीज थिंग्स जो कि विच इंक्लूड्स रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट, विच इज़ काइंड ऑफ वो दूसरा एक रिलीजन का भाग है. अब उसके अंदर आपका पहला में तो आपको टोटल प्लूरलिज्म होना चाहिए. कोई इसमें कोई आप दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप अल्लाह को बिलीव करें या मोसेस को करें या किसी किताब को करें या आप किसी भी किताब को बिलीव ना करें. आपकी अपनी मर्जी है. आप गॉड को बिलीव करें और गॉड्स एंड गॉडेसेस को करें या कहें कि कोई भी गॉड नहीं है. आपकी अल्टीमेटली आपका आइडिया ऑफ द अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट ब्लिस, this is something which we should leave to individuals and groups, and states should not interfere in them. This is what is religious freedom. But now, दूसरा आपका आता है social practices, social rules. इसके अंदर जहाँ पे भी institutionalized religious domination है, चाहे वो inter-religious हो, चाहे वो intra-religious हो. Intra-religious मैंने जैसे कि विमेन के साथ, मुस्लिम विमेन के साथ मुस्लिम मेन जाति करें, या पूरा का पूरा लॉ ही ऐसा बना हो कि मुस्लिम विमेन आर सब्जुगेटेड, या आप कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी आपके रिलीजन में है. आप कुछ लोगों को जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनको आप अनटचेबल ट्रीट करें, उनको डिमीन करें, डिग्रेड करें. ये ऐसी प्रैक्टिसेस, हायरार्कीज, तरह तरह की हायरार्कीज, तरह तरह के ह्यूमिलिएशन, तरह तरह का ऑपरेशन, ये इंटरनल मामला है. सेकुलर स्टेट जो है, सेकुलरिज्म इज अगेंस्ट दैट. इट इज अगेंस्ट दोज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन. द अदर इज जहाँ पर डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तरह तरह के रिलीजन्स होते हैं. आपको ये भी देखना है कि एक रिलीजन दूसरे पर हावी ना हो, वो उसको डोमिनेट नहीं करे, उसको अप्रेस ना करे, उसको डिस्क्रिमिनेट करे नहीं करे. और स्टेट तो बाकायदा रिलीजन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे. तो ये सब आपका ये दूसरा हिस्सा है. तो सेकुलरिज्म both respects one part of religion, but it has a critical attitude towards the other part. अगर आपके practices are in consonance with the constitution, which we've all agreed to have, then the state should not interfere in those. पर अगर आपके practices ही
are totally in opposition to the basic foundational principles of equality, fraternity, dignity, freedom, then I think the state has a right to intervene. बेशक But किस तरह से इंटरवीन करना ये अलग बात है. ये थोड़ा ना कि आप फोर्सबली कुछ भी कर दें या आप किसी भी टाइम पे कर throwing दें. baby with the bath water should also be नहीं not आपको there. उसके अंदर भी आपको एक कंसेंसस बनाना, एक्ट करने, इंटरवीन करना तरीका ऐसे हो सकता है. आप एक फोरम बनाएं डिस्कशन के लिए जिसके अंदर आप विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें विमेन को एक जगह दें. आप बाकी रिलीजन्स को भी. अभी शंकराचार्य साहब ने फरमाया है कि बिना जाति के हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता, और जाति की जो ऊंच नीच है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहेगा और जो शूद्र है वो शूद्र रहेगा. इसको उन्होंने ओपनली कहा है, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया. सरकार ने भी ये नहीं कहा कि ये नहीं होना ये चाहिए. बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमने हिंदुइज्म को एक छोटे से धर्मशास्त्र के सेगमेंट में रिड्यूस कर दिया है. आप क्या ऐसा हिंदुइज्म की कल्पना कर सकते हैं जिसमें जाति ना हो? बहुत बिल्कुल कर कोई सकते ऐसा हैं. उदाहरण है भारत में? नहीं, अरे आपका पूरा का पूरा जो अब इन देखिए कोई भी रिलीजन एक पीरियड तक उसमें बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि वो इक्वालिटी और जस्टिस और हायरार्की के बिना. हायरार्की के बिना I understand. मतलब जो Agree. आप हमारी आज की जो विमेन के साथ और दूसरे रिलीजन्स के साथ वो ऐसा नहीं. लेकिन बहुत ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास एलिमेंट्स ऐसे कौन से हैं, क्या रिसोर्सेज हैं जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं और एक रीफैशन कर सकते हैं. और दो ऐसे रिसोर्सेज हैं. ये मैं अम्बेडकर से बोल रहा हूँ. जी अम्बेडकर जी. उपनिषद और पूरा का पूरा what he calls the saintly tradition in English, by which he means भक्ति का भक्ति but मूवमेंट. bhakti is a I don't know how good that word is, but the entire, let's say, the folk tradition, जो popular tradition है, जो शास्त्र से अलग है, जो वेदाओं से भी अलग है, जो बहुत एक्लेक्टिक है, वो तरह तरह. ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन वो ये इतना बड़ा ट्रेडिशन है यहाँ पर. हम लोग संतों को बहुत मानते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चैतन्य हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दादू हो, चाहे वो नानक हो. और मैं तो अभी साउथ की तो बात ही नहीं कर रहा, कितने सारे साउथ में भी चाहे वो रामानंद हो. आई मीन जो संत ट्रेडिशन है, इनके अंदर बहुत माल है, बहुत रिसोर्स है टू मेक अ वेरी डिफरेंट. अगर आप शास्त्रों में जाएंगे, particularly when you go to the shastras which are not different. धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में थोड़ा सा फर्क है. धर्म सूत्र में फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है. ब्राह्मण विमेन से भी सीख सकता है, ब्राह्मण कभी लोअर कास्ट से भी सीख सकता है. तो ये धर्म सूत्र अबाउट 3rd century BCE में लिखे हुए हैं. इनमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है. जब आपके 1st century BC और 1st century आफ्टर द कॉमन ईरा जब यहाँ पर आते हैं ना, तो मामला बहुत रिजिड हो जाता है. भारत की डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म का किस तरह का रोल आप देखते हैं? प्रैक्टिकल जो आदर्श है वो तो हम जानते हैं और आप तो थियरी पढ़ाते रहे हैं, तो हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते. लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों जो इज्म हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म? अभी तो सेकुलरिज्म तो बहुत बुरा माना जाता है. हिंदू राष्ट्र बन रहा है. हाँ, सेकुलरिज्म तो माना जाता है कि सिर्फ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अपीसमेंट के लिए बना हुआ है. सेकुलरिज्म सोचा है कि ये तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, ये माना जाता है आजकल. अगर मुसलमान नहीं होते या और माइनॉरिटीज़ नहीं होती, सिर्फ हिंदू होते जिनको अभी हम हिंदू कहते हैं, अगर वो होते तो क्या सेकुलरिज्म की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल होती. कैसे? क्योंकि हिंदू कोई एक थोड़ा है, मोनोलिथ नहीं है.
हिंदू के अंदर भी तो कितने सारे कम्युनिटीज हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले सब एक साथ हैं, उसमें क्या ब्रह्मा सेकुलरिज्म विष्णु चाहिए? महेश को मानने वाले तो अपर कास्ट हिंदूज हैं। सारे लोअर कास्ट हिंदूज में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानते। पहली बात तो ये कि सबके सबके अपने अपने छोटे छोटे देवता हैं, कितने ही देवता हैं। वो देवता इन तीन बड़े देवताओं के अम्ब्रेला के नीचे ही तो है ना। नहीं, ये तो नई नई बातें होती रहती हैं हमारे यहाँ की। ये चलिए मान लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अभी आप देखिए कि अगर हम वैसे पिछले थोड़े 200-300 साल पहले वैष्णव और शैवाइट्स में ही बहुत झगड़े थे। तो आप अभी एक बारी अगर आपको ये मतलब जो हमारे यहाँ हिंदुइज्म में रेडिकल डिफरेंसेस हैं, तो यानी अगर बाकी के नॉन हिंदूज ना भी हो तो भी सेकुलरिज्म चाहिए। और क्या भाई, आपको यूरोप के अंदर सब क्रिश्चियंस ही थे ना। तो हिंदू राष्ट्र अगर बन अगर गया, यूरोप में क्रिश्चियंस थे तो फिर सेकुलरिज्म वहाँ पर क्यों चाहिए था? क्योंकि वहाँ पर चर्च बहुत ही डोमिनेंट हो गया था। वो पॉलिटिकली मेडलसम था, वो सोशल कंट्रोल भी करता था। यहाँ पर भी अगर आपके चार जितने भी बड़े बड़े स्वामी हैं या शंकराचार्य के मठ के शंकराचार्य हैं, अगर वो अपने आप को बोलें कि हमको पावर चाहिए, हम इस चीज़ में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एक मूवमेंट उठ जाएगी कि उनको अलग करिए। यहाँ पर फिर वो सेपरेशन की बात आएगी कि सोशल कंट्रोल मत करो, सोशल ये और फिर हमारा तो कास्ट का बहुत बड़ा चक्कर है। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आपको कास्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। तो आपको जो हिंदूज कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जैसे अब शंकराचार्य ने बोला कि ये तो हमारा हिंदुइज्म का भाग है, इट्स पार्ट एंड पार्सल, वो हिंदू है उसको कास्ट आधार है। तो ये आधार धर्मशास्त्रों का है। और जैसे अंबेडकर साहब ने बोला था कि ऐसे हिंदुइज्म में मैं नहीं रह सकता जिसको जो धर्मशास्त्र पे आधारित है, जहाँ पर ह्यूमिलिएशन ऑफ दोज हु आर आउटसाइड, हु आर द लोएस्ट, हु आर आउटसाइड, उनका ह्यूमिलिएशन इज इटर्नल, वो बाहर ही नहीं निकल सकते। तो उस बेसिस पे तो उसको लड़ने के लिए आपको सेक्युलर चाहिए। तो आप सेक्युलरिज्म यूरोप के अंदर दूसरे रिलीजन के खिलाफ नहीं बना था कि दूसरों रिलीजन को बचाने के लिए। वहाँ तो मैंने बताया ना, वहाँ तो डाइवर्सिटी आपने ख़त्म ही कर दी। आपने क्रिश्चियंस को आपने क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक को कर दिया, कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट कर दिया, जूस को आपने 1492 में और मुस्लिम्स को आपने निकाल दिया। उन्होंने तो अपना एथनिक क्लेंजिंग कर दिया। हमारा कोई युवा दर्शक जो हमारी बातें सुन रहा है, वो ये पूरा जो इज्म का एक बोझ है, लोड है हमारे ऊपर, तो इसको आप उससे क्या बताएंगे कि भारत को कैसा होना चाहिए? सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म। पहली बात तो ये इज्म्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये थियोरेटिकल टर्म्स हैं, राइट। इनको ये क्लासरूम में अच्छे हैं और ये कुछ चीज़ों को समझने के लिए ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल रियलिटी को समझने के लिए बिल्कुल बेकार है। इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को अगर समझने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट दैट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स व्हिच आर abstract precisely because they're abstracted and separated from real life. जहाँ पर ये नहीं मिलते, ऑपरेट ही नहीं करते, ये ऑपरेट नहीं करते। ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जो पूरा हिस्ट्री और पूरी एक पूरे एक्सपीरियंस को सिस्टमेटाइज करके हमें बताते हैं बहुत ही छोटा से फॉर्मुलिक टर्म्स में। तो वो लिखाई पढ़ाई में ठीक है, लेकिन अगर उनको स्लोगन बनाया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। अगर 5-6 युवाओं की एक टोली है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक सब लोग हैं, ऐसे युवाओं की, भारतीय युवाओं की एक टोली को आपका संदेश क्या रहेगा कि जो मुसलमान है वो मुसलमान भी रहे, जो हिंदू है वो हिंदू भी रहे, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा सिख, ईसाई, अच्छा नास्तिक, ये
क्या आदर्श लेकर के आगे आएंगे? बहुत सारे आदर्श लेके आएगा। पहला तो कहेगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे को चाहते हैं कि हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। बहुश्रुता एक शब्द यूज़ किया था अशोक ने, हम बहुश्रुता बनना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि यही कहूँगा कि हम लोग एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं। कल मैं योगेंद्र यादव ने एक लेक्चर दिया था, उन्होंने एक अच्छी डिस्टिंक्शन करी थी राष्ट्र, देश और देशीय में। देसी, राष्ट्रीय और तो देशीय। अच्छा, मैं उनसे और पूछूंगा कि ये क्या चाहते थे। असल में पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं जहाँ पर हम भाईचारे से रहें और एक दूसरे के साथ दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारी बहुत स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि अभी हमारा सारा टास्क अनफिनिश्ड है। जो भी हमारी वैल्यूज़ हमने अपनी को सोचा था, जो गोल्स बनाए थे, वो गोल्स अभी नहीं हम पहुँचे। ये मिलेनियम गोल्स की बात होती रहती है, बट दीज आर गोल्स विच आर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स अभी बहुत बहुत हम बल्कि पीछे जा रहे हैं, पीछे वापस जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो उन सबको हमको एक प्रण करना चाहिए कि हम लोग साथ मिलकर उन गोल्स को रियलाइज करेंगे। और ये गोल्स आप डेमोक्रेसी, अगर आप बहुत ऊंचे समझे वाले हैं तो आप डेमोक्रेसी और ये कर सकते हैं, पर आप ये बोलिए कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए पब्लिक फोरम्स में, बिना किसी बाधा के, पर्टिकुलरली स्टेट से कोई बाधा ना हो। ये फ्रीडम हमारे को होनी चाहिए। और ये पूरी इंटरकनेक्टेड पब्लिक फोरम्स जो पूरे समाज ही नहीं पूरे देश में हो, ये भी होना चाहिए सर। और सबको अपना स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र हैं होने चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी किसी बंधन में ना रहे। जो भी बंधन हो वो खुद सोच समझ के चुने। तो देश में इस समय कोई सिख राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद या पारसी राष्ट्रवाद या जैन राष्ट्रवाद, बौद्ध राष्ट्रवाद या नास्तिक राष्ट्रवाद का नारा कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया जा रहा है, है ना? तो है। आप बताइए, हिंदू राष्ट्रवाद का नारा कितना इंक्लूसिव है? ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है। कुछ लोग तो बिल्कुल साफ बाहर हैं, मुस्लिम्स। उनके बस कहने के अंदर कभी कभी कुछ हो जाता है, लेकिन सारी प्रैक्टिस के अंदर मुसलमान तो बाहर है, और क्रिश्चियंस भी काफ़ी हद तक बाहर है। दोनों ही। सिख, अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई एससी व्यक्ति क्रिश्चियन है तो उसको एससी की जो सुविधाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधाएं जो देते हैं एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, वो उनको नहीं मिलेगा। तो उसके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उसके साथ हुआ, उसको निगेट कर दिया जाएगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने अपना फेथ चेंज कर लिया है तो उसके साथ तो ये इसके अंदर कुछ हैं इश्यूज विच शुड बी एग्जामिन्ड, बट इतना ब्लैंकेट जजमेंट, मतलब ऐसे दे देना कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट फेथ therefore you will not be a beneficiary of any affirmative action program of the state. I think this is discrimination. I'm afraid I hope that nobody is going to take it amiss, but I will beg to differ from the honorable रिलीजियस नेशनलिज्म के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म सिर्फ नहीं चलेगा। ये बात इन लोगों ने अच्छी तरह से समझी है, और नेहरू वगैरह ने भी समझी थी। ये चीज़, कल्चर इज इम्पोर्टेंट। अब कल्चर का क्या स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म में कल्चर की बात नहीं होती। आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की तरफ आपका कमिटमेंट है, और आप उसी से
सोचते हैं कि आपकी सारी पेट्रियाटिज्म जो है वो उस पर ही आधारित होगी। एक दिक्कत है सर कल्चर के मामले में। कल्चर के वजह से हम ये देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और ये तीन इसलिए मैं कह रही हूँ कि हिंदू तो ऑलरेडी हैं, कल्चर के नाम पे हम बहुत सारा करप्शन कबूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ दहेज, जातिवाद, करप्शन मनी, भगवान को रिश्वत देने से ले करके इंसान को रिश्वत देने तक, और जो जातिवाद के तो बहुत सारे स्वरूप हैं कल्चर के ही नाम पर। और पैट्रियार्की, सबसे ज़्यादा पैट्रियार्की। अभी आपने देखा भारत में एक शादी ब्याह की जो उत्सव है वो कितना पेट्रियार्कल, कितना कंज्यूमरिस्ट, कितना कैपिटलिस्ट हो गया है। वो बिल्कुल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे और जो हमारे लिए तय हुआ था उसको छोड़ चुका है। उसमें अंधविश्वास भी है। अच्छा, हिंदू मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है, बुराई की कमी नहीं है जो हिंदूज में हो। मेरा कहने का मतलब है कि भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक तरह की बुराइयां करते हैं। बुराइयों में ये सारे सेकुलर लोग हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन जब भलाई करने का टाइम आता है तो तेरा मेरा करने लगते हैं। राइट। ये बहुत विभत्स है, ये बहुत खराब है, परवर्टेड है कि चोर तो सारे एक है, रिश्वतखोर एक है, दहेज ला के लोभी एक है, ऊंच नीच करने वाले एक है, फ्यूडलिज्म एक जैसा है हिंदू मुसलमान में। बस अच्छाई की जब बात आती तो नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, ये हो जाता है। पेट्रियार्की भी एक जैसी है। मैं वही कह रही हूँ, फ्यूडल प्रैक्टिसेस, पैट्रियार्की, ये सारी हिंदू मुसलमानों में एक जैसी है। एक्सक्लूशनरी टेंडेंसीज भी एक एग्जैक्टली। तो वहां पर तो हम बड़े भारतीय हैं, सब एक जैसे हैं, सबकी बुराइयां एक हैं। लेकिन अच्छाइयों में हम जब आना चाहते हैं तो नहीं हमारा धर्म ये इजाजत नहीं देता। आप तो जानते हैं कि माफिया में भी एक ही जैसे उनके अपराध में बड़ा एक है इनका, बड़ी यूनिटी है, एक दूसरे को साथ भी देते हैं। बिल्कुल। तो भाई आप जब प्रैक्टिकली सब एक ही हो तो अच्छाई के नाम पे क्यों बढ़ जा रहे हो? अब ये कहीं ना कहीं कुछ पावर सीकर्स और पैसे वालों का फायदा होता है। सर, जातिवाद जैसी चीज जो क्रिश्चियनिटी में नहीं होनी चाहिए, सिखों में नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शंकराचार्य ने कहा कि वो सनातन का आधार है, ठीक है, लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई भी तो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर वो उनको तो इंटरनल रिफॉर्म करना चाहिए। एग्जैक्टली। वो देखिए सबसे बड़ी हमारी जो पत्नी उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस तो वैसा ही है। ये बहुत ही सबसे, मेरा ख्याल तो ये है कि आज की संदर्भ में, मैंने इसके बारे में लिखा भी हुआ है, हिंदू में भी लिखा है और अपने कई लेखों में भी लिखा है, जो छप चुके हैं 10 साल से, कि हम लोगों को एक थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से ऑब्सेस ना होके अपने ही भीतर देखना चाहिए। आप अपना इंटरनल रिफॉर्म करो, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगी। आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में, तो सेकुलरिज्म का तो एक ये भी है, सेकुलरिज्म सिर्फ इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप ही नहीं है, इंट्रा रिलीजियस भी है ना, डोमिनेशन हटाने का। तो सेकुलरिज्म का फोकस भी अब थोड़ा सा शिफ्ट करके अपने अपने भीतर देखने का करना चाहिए कि मेरे रिलीजन में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से मेरा रिलीजन मेरे लिए भी नहीं बल्कि दूसरों को भी एक बुरी छवि देता है। और छवि की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस, ये मतलब शोषण की बात है, ये ऑपरेशन की बात है। सर, छवि का ख्याल तो हम भारतीयों को है ही नहीं, वरना जिस तरह का सिविक सेंस है हमारा, जिस तरह हम लिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरह अपने ही पब्लिक शेयर्ड स्पेसेस को हम बर्बाद करते हैं, धर्म तो छोड़ ही दीजिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब की बात कर रही हूँ, तो हमारे अंदर छवि को बेहतर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम घर के अंदर बड़े धार्मिक हैं, बड़े कल्चरल हैं, बड़े संस्कारी हैं, माता पिता के पैर भी छू रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, पब्लिक स्पेस में आएंगे, थूकेंगे, मतलब क्या क्या करेंगे पब्लिक में। तो हम अपने देश को तो यूं ही बर्बाद करते हैं, चाहे हम क्लेम करें कितने भी धार्मिक और राष्ट्रवादी होने का। काफ़ी चीज़ का धर्म से लेना देना नहीं है ही नहीं। यस, बट फिर भी हम लोगों को देखिए, वो कबीर का एक बहुत अच्छा दुआ है ना, कि जब मैं उसको बोल नहीं सकता, बट समथिंग टू द इफेक्ट, मैं देखने चला था दूसरों का कौन कौन बुरा है, पता लगा कि सबसे बुरा तो मैं हूँ।
ये आज की दुनिया में सबको मान के चलना चाहिए कि ये दोहा अपने सामने रखे। मिरर एक होना चाहिए जो अपनी तरफ आपकी दिखाए कि आपकी कितनी, आप क्या गंध फैला रहे हो, आप दूसरों को क्या बोल रहे हो सारे वक्त, ये है वो है, खुद देखो अपने आप को। ये एक बहुत बड़ा मोटो होना चाहिए कि आई शैल लुक माई सेल्फ इन द मिरर and I will do something about all the ugliness and all the deficiencies that exist in me, myself, and even my, if there is a soul, मतलब अंतर आत्मा तक। एक सवाल या आपका नज़रिया जानना चाहती हूँ और आखिर में इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। बहुत आग्रह है कि इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के अपने देश हैं जो उन धर्मों के मुहाफिज हैं या वहाँ पर वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं वो धर्म। तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? और ये सामने से बड़ा नॉर्मल सा लगता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट आज़ादी के वक्त ये था कि हम ऐसा बनाएंगे, उन्हीं शर्तों पे हम साथ आए थे और उसमें बहुत सारे स्टेट्स भी शामिल, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि तमिलनाडु अलग हो सकता था और भी बहुत सब। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र अगर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये सवाल है जो मुझे बहुत ठीक लगता है, मुझे भी। तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत तो वो अच्छा हिंदू राष्ट्र जो बेनेवलेंट हो, जो कल्याणकारी हो, परोपकारी हो, वेलफेयर स्टेट हो, जहाँ सभी आइडेंटिटीज सुरक्षित महसूस करें। क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं? सभी आइडेंटिटी सुरक्षित जहाँ महसूस करें, जहाँ सभी धार्मिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल आइडेंटिटीज सुरक्षित महसूस करें। क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है प्रैक्टिकली? हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि और उसमें बनाने की कोई चेष्टा करनी चाहिए। अगर आपका मतलब कहाँ बना है ऐसा हिंदू राष्ट्र? नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं सपोजिंग आप ये पता कर रही हूँ आपसे, पता कर रही हूँ। अगर ये सोचें कि आपकी देश का समाज का झुकाव जो पूरा प्रैक्टिसेस का और एक पूरी जो उसकी सोशल टेंडेंसीज हैं, तो वो उसका झुकाव किसकी तरफ है? तो मैं यही कहूँगा कि एक हिंदू की तरफ ही है। आज के भारत का नहीं, 1947 के भारत का जी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदूज अगर एक जेंटल, अकोमोडेटिव, प्लूरलिस्ट, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, कॉन्स्टेंटली सेल्फ इम्प्रूविंग, अगर वो हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र या हिंदू देश अगर वो बनाना चाहते हैं लोग, तो गांधी, नेहरू और बाकी लोगों ने वो बनाया 1947 और 1950s के बाद से वही है। भाई आप देखिए, अब आप कोई भी संस्था ले लीजिए, उस संस्था के अंदर अगर सिर्फ आप नेम से जाएंगे हिंदू, तो हिंदू मेजॉरिटी तो है ही, हिंदू सोसाइटी तो है ही है, इसका पूरा वातावरण एक हिंदू, डिपेंड्स ऑन व्हाट हिंदू इज, पर वो हिंदू वातावरण है बिल्कुल। तो अब इसको आगे ले जाने की जरूरत क्यों है पड़ रही? तो इसको अगर आप कह रहे हैं कि इसको बाकी देश ने भी तो आगे ले गए थे, तो साथ तो सब नहीं ले गए थे, कई लोगों ने तो रिट्रीट करा है, जैसे पूरा यूरोप ने रिट्रीट करा है जी। और अमेरिका के अंदर भी ऐसे टाइम आया था जिसके खिलाफ अब रिएक्शन हो रहा है। वो टाइम आया था जब वो रिट्रीट कर रहा था और बहुत सारे एक ज़माने में अरब देश जो थे वो भी अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को कोई पीट के नहीं कर रहे थे, अरब नेशनलिज्म था, लेकिन इस्लामिक को इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे। इंडोनेशिया को देख लीजिए आप, मलेशिया मतलब, तो उनका वो अब हर सोसाइटी में अगर टेरिटोरियली अगर इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज आ गई हैं, तो उसका जो स्वरूप और झुकाव जो है वो ज़्यादा, जो जितनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं उनका होगा।
ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है, अब तो सऊदी अरब और यूएई वगैरह भी बहुत लिबरल हो गए हैं। हो रहे हैं। हाँ, 5 साल से तो हम भाई, जितना सऊदी अरब अगर में ही आप देखते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर 200 साल में भी आप यहाँ पर 200 साल पहले, सपोजिंग 200 साल पहले सचमुच ये हाइपोथेटिकल है कि नए कोई नहीं, मतलब पुराने कोई नहीं, नए मुसलमान आ जाते बाहर देशों से, यूएई से, अरब से, इंडोनेशिया से, कहीं से भी आते, तो वो यहाँ पर आके अब तक अगर सेटल होते तो वो भी अपने मस्जिदें बनाते। अब यूरोप में मस्जिदें बहुत बन रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं बन रही। तो अगर कोई अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप होती जो कि एक थियोक्रेसी भी होती तो वहाँ पर बहुत वो नहीं हो सकता था। तो भारत के लिए आपका ये कहना है कि 1947 में जो राष्ट्र बना है वो डिक्लेयर भले ही ना हुआ हो। नहीं, मैं ये इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि वो डिक्लेयर नहीं हुआ, ये डिक्लेरेशन ही सब कुछ है। अभी तो डिक्लेरेशन की बात हो रही है। अब डिक्लेरेशन की बात हो रही है, लेकिन डिक्लेरेशन को आप एम्फसाइज अंडरस्कोर करके एक बहुत रिजिड ढांचा देना चाहते हो जो बहुत एक्सक्लूशनरी होगा। आप क्यों करना चाहते हो? नहीं, अगर आप देखिए, आप पूरा अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को देखें, आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, तो आपको देखना चाहिए कि अरे यार 50 जब से पहला इलेक्शन हुआ है तब से आज तक जो माइनॉरिटीज है रिप्रेजेंटेशन वो तो कम है इन प्रोपोर्शन टू व्हाट देयर पॉपुलेशन इज, तो उसको बढ़ाओ। तो उसका मतलब क्या है? हिंदू ज़्यादा है ना, हैं ही, तो आपके पार्लियामेंट में हिंदू हैं ही ज़्यादा, उनकी मेजॉरिटी है ही, तो आप क्या मेजॉरिटी लाना चाहते हो भाई? सिर्फ आप कर क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि जो छाती पीट पीट के नहीं बोल रहा, जो इंक्लूसिव है, जो प्लूरल है, जो लोगों को अपनी रिस्पेक्ट करता है, जो उनकी डिग्निटी मान के चलता है, राइट? आप कह रहे हो कि ये सब खत्म कर दो। आप छाती पीट पीट के बोलो कि मैं हिंदू हूं और मेरा राष्ट्र हिंदू है। नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से, आप नेहरू क्या थे? रिप्रेजेंटेशन का सवाल बहुत अहम होता है डेमोक्रेसी में। इस समय जो पार्लियामेंट और अलग अलग विधानसभाओं में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप कितना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से? नहीं, आई एम रिप्रेजेंटेटिव। बहुत देयर इज अ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बहुत बुरी क्राइसिस है हर तरीके से। मतलब आप जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो आपके लिए काम नहीं करते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड हैव बीन अ डिजास्टर। इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। और कितना सेपरेट करते, इतनी आइडेंटिटीज हैं। हम भैया सेपरेट, हाँ, नहीं, आपका ये कि जॉइंट, हम लोगों ने सबने मिलकर हिंदुस्तान के अंदर इतना भी मान लिया था कि जॉइंट आप मिक्स कंस्टिट्यूएंसीज में मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो और उनके लिए सीटें रिजर्व हो जाए, लेकिन वो मिक्स्ड इलेक्टोरेट चुनेगा। इलेक्टोरेट मिक्स्ड रहेगा। हाँ, हिंदू भी चुन सकता है, कैंडिडेट रिजर्व्ड हो सकता है। लेकिन फिर पार्टीशन हुआ, उसके बाद वो भी मांग चली गई। पर द रियल इशू इज नॉट कि ये प्रोसीजर पे इतना क्यों जा रहे हो, इस समय आउटकम क्या है? आपके पार्लियामेंट के अंदर हर कम्युनिटी के इंटरेस्ट और उनके कंसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ, उन सबको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, जिससे कि वो कभी ऐसा ना सोचे कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, वो कभी डिसएडवांटेज फील ना करे, और फील ही नहीं, वो हों भी ना। कभी कभी लोग ज़्यादा फील करते हैं, होती कुछ स्थिति है लेकिन फीलिंग ज़रा ज़्यादा ही हो जाती है कुछ, और कभी कभी फील गुड करते हैं लेकिन एक्चुअली तो बहुत डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो स्थिति होनी भी ऐसी चाहिए कि कोई डिसएडवांटेज ना हो, और उस तरह से फीलिंग भी होनी चाहिए, ऐसा मान के यही होना चाहिए। Professor Rajiv Bhargav, you have spent decades thinking about these issues and you have taught in various universities.
आज की यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, और ख़ासकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम किधर जा रहे हैं? मुझे 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा खतरा नज़र आता है। एक तो हमारी विजन हर तरीके से नैरो होती जा रही है, रिलीजियस भी, और जो हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हम पीछे की तरफ जाएं। नज़रिया सिकुड़ रहा है। हाँ, सिकुड़ रहा है। जैसे विमेन इमेंसिपेशन हो, एम्पावरमेंट हो, आपका कास्ट की हायरार्कीज को डिसमेंटल करने की बात हो, पुअर की तरफ, जो बहुत हमारे गरीब लोग हैं उनकी तरफ, उनका सोशल स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस वो अच्छा हो, और मतलब उसको अगर उसका दृष्टिकोण देखें, या हमारा जो डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंस, और तरह के जितने भी रीजनल लिंग्विस्टिक डिफरेंस हैं, ये सब, इन सब इंडिकेटर्स में हम आगे की जगह पीछे जा रहे हैं। कुछ और courses- दूसरी बहुत बड़ी बात, ये इसका खतरा शायद और भी ज़्यादा है, corporations as a legal entity, which actually are more authoritarian than any government. Corporations are, they rule with an iron fist, और हम लोग उनको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलता है वहाँ से, लेकिन वो उनकी सर्वेलेंस शायद स्टेट से भी ज़्यादा हो। यूनिवर्सिटीज़ पर नहीं, यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह इन जनरल। अगर यूनिवर्सिटीज़ का Yes. कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इन जनरल मैं कहूँगा कि मैं कॉर्पोरेट, टुडे अ कॉर्पोरेशन इज इन अ रूथलेस परस्यूट ऑफ पावर एंड मनी, एंड देयर आर नो मॉरल लिमिट्स। और इसमें एक और मिक्सिंग हुई है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऐसी लाई जा रही हैं। पामिस्ट्री का कोर्स, एस्ट्रोलॉजी और भूत प्रेत वशीकरण का कोर्स, और जो पूरी पंडित की जो प्रक्रिया होती है पूजा कराने की, विधि वगैरह की, उसका कोर्स, अच्छी बहू और पत्नी बनाने का कोर्स। अच्छा। जी हाँ, ये बातें हैं, ये चल रही हैं चीज़ें। तो ये पामिस्ट्री और ये जो भाग्यवाद है, मैजिकवाद है कि जादू से कुछ हो जाएगा, भाग्य से कुछ हो जाएगा, और जो कन्फर्मिस्ट अप्रोच था पैट्रियार्की का कि बहू को, बेटी को, पत्नी को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसका ये दो भागों में बांटते हैं जी। एक तो ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड ऑल दैट, ये तो हमको एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ सिस्टम्स ऑफ नॉलेज अपनी करके उनको एग्जामिन कर देना चाहिए, एक ही बारी में पता लग जाए कि इनमें कुछ है कि नहीं। इन सब का इनको भी, मतलब वी शुड हैव एन ओपन माइंड टू इट, इज माय व्यू, कि ओपन माइंड से इनको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि ये इनका कोई मतलब आधे इनके प्रेडिक्शंस, इनकी व्यवहारिक वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, मतलब जो भी उनकी लोगों की नेचुरल टेंडेंसीज ये क्या बताते हैं कि नहीं, सिस्टमैटिक स्टडी सर, करते। क्या एक परिवार के अंदर एक परिवार के सदस्य के ऊपर मंगल ग्रह से कुछ चल रहा है, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं मैं कह रहा हूँ कि इसको एक ये क्लेम है, अगर आप इसको डॉगमा ना समझें, मतलब बिलीफ सिस्टम ना समझें। सर, दिक्कत इसमें, मैं छोटी सी बात, दिक्कत ये आती है कि एक पंडित जी आके कहते हैं कि वो मंगल दोष ठीक कर देंगे। अब इतना बड़ा वो प्लैनेट है, उसका दोष एक आदमी पर पड़ रहा था और वो ठीक कर देंगे, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ विधि करेंगे और चढ़ावा मिलेगा। तो देख लेते हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो अगर कर लें, वो अगर मैं let there be, okay, you want to examine, no, let there be, right, look, we have the same view on the matter, right, but what I'm saying is that if these should be seen as claims to knowledge of prediction, of explanation, तो आप इनको टेस्ट कर लीजिए, ठीक, कर दो टेस्ट, आप 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, put them to in some investigation,
और अगर ये इन्वेस्टिगेशन में फेल कर जाते हैं तो इनको कह दो कि भाई ये फेल कर गए, अब इनको छोड़ देते हैं। अब ये आपने देख लिया जी, तो आप इनको, ये पहले हो चुका है बहुत बारी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, तो या तो उनको प्रमाण पत्र दे दें कि ये तो फेल कर गए, या फिर उनको कह दें कि नहीं अभी इनके बारे में 50-50 है, या कह दें कि ये तो बहुत अच्छे हैं, चलिए इनको देख लिया जाए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता और ना ही मैं इसमें कुछ मेरी दिलचस्पी है, ना मैं इस पर कुछ बिलीव करता हूँ, ये अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एज अ टोटली इम्पार्शियल पर्सन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन दीज आर नॉलेज क्लेम्स, दीज नॉलेज क्लेम्स शुड बी टेस्टेड, एंड अगर ये ठीक हैं तो ठीक हैं और ये गलत हैं तो ये, और सबके सबको यही करना चाहिए भाई, हर कॉरपोरेशन बाकी सीट पे ना जाए। ये सब देखिए, इसमें सॉरी बदमाशी बहुत है। जब सक्सेस होती है तो इनकी वजह से, जब फेलियर होता है तो अपनी वजह से। ये नहीं तो आप सचमुच जो वो कह रहे हैं उस पर चल के दिखा दीजिए, और अपनी कंपनी, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन हैं, अंबानी जी, अडानी जी, वो सिर्फ इसके बेसिस पे अपने सारे डिसीजंस लें, और मार्केट और स्टॉक्स और ये और वो और सारे नेचुरल सोर्सेज इधर हैं कि उधर हैं, सारी साइंटिफिक जो, वो सबको छोड़ दें, इसी पे जाएं और देखें, लेट्स सी। यस, अगर वो ठीक हैं तो फिर हम भी कर लेंगे भाई, वो इतने तरक्की उन्होंने कर ली तो हम भी ऐसे तक। तो ये बाकी रही आपकी जैसे डाउरी और ऑल दीज, ये अगर सिखाया जा रहा है कि आप किस तरह की आदर्श पत्नी बहू एंड ऑल दैट, वो मैं इस पर बहुत एक्सेप्शन देता हूँ। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, ये इसका कोई प्लेस नहीं है, ये इसका कोई प्लेस नहीं है, ये आपके ऊपर थोपा जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना ये बिल्कुल गलत है। ये तो इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल दैट इन टुडेज एरा एज अ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन आप एक बहुत ही दकियानूसी, नैरो माइंडेड, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स भी क्या बोलूँ मैं इसको, ये इन चीज़ों पर, चाहे वो कास्ट रिलेटेड हो, चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं जो मुझे पता नहीं था हो रही हैं, तो मैं इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। तो ये तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ही खेल के तौर पर मैंने ये पहले वाले और दूसरे को अलग कर दिया, बिकॉज मैं जेन्युइनली, ये बहुत बारी हो चुका है, बहुत हम लोगों ने बहुत ये मैजिक, हर म्यूजिशियन के मैजिक जो करते हैं वो बेचारे अपनी तरकीबों को हमें दिखाते और नहीं। इस भाग्यवाद या इस जादूवाद का सबसे बुरा पक्ष ये है कि बजाय इसके कि सरकार से अपने अधिकार मांगे नागरिक, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, सरकार को वो छोड़ देते हैं अपने कर्तव्य निर्वहन से, और ये समझते हैं हमारा भाग्य ऐसा, हम भाग्य जो है वो पंडित जी से मिल करके ठीक करा लेंगे और हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये भी एक फिर से इसका रिवाइवल है, भाग्यवाद का रिवाइवल ये है कि सब लोग सोचें कि जो हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है जी, वो कोई सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस पे ना जाए। फेलियर ऑफ गवर्नेंस नहीं, फेलियर ऑफ सोसाइटी, फेलियर कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं व्हिच आर कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम, उससे हटके लोग सोचे कि हमारा ही फेलियर है, या हमारी इनएडिक्वेसी है, या तो हमारे ग्रह का दोष है, या हमारा दोष है, या पूर्व जन्म का कोई दोष है, ये कुछ जन्म का दोष है, हमारा दोष है। तो आप किसी और को ब्लेम ना करें, ना गवर्नमेंट को, ना किसी कॉरपोरेशन को, ना कुछ दुर्व्यवस्था को, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो वैसे ही रहे, हम अपने को दोषी मान लें और छुट्टी करें। तो ये इसका एक बहुत सीरियस मामला है। हाँ। तो कॉर्पोरेट ग्रीड पर बात ना हो, जिसने हमारे पर्यावरण से लेकर के हर चीज़, हमारा खाना पीना सब बर्बाद कर दिया। मैं आपको ये मैंने कहीं पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा कहाँ, पर अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कॉर्पोरेशन विच इज़ अ लीगल एंटिटी, उसको अगर सचमुच एक रियल मान के चले, जो एक्चुअली रियल है, उसकी साइकोलॉजी समझे, तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा एक साइकोपैथ या सोशियोपैथ है जो हमारे बीच में घूम रहा है और वो हमको नचा रहा है। और हम उसके हमारा कोई वजूद ही नहीं उसके लिए।
तो ये बहुत बड़ी डिजीज है और ये बहुत बड़ी हुई है। और मुझे समझ नहीं आता कि पहले तो हम रेगुलेशंस होते थे, अब जैसे मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट वेल्थ को जब से रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुआ, भारत में लालच की कोई सीमा नहीं बची है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ का एक रेस्ट्रिक्शन था, तब तक भारत फिर भी काबू में था, जो ग्रिड था कॉर्पोरेट का। अब तो आप कुछ भी कितना भी जमा कर सकते हैं। राइज ऑफ बिलियनियर्स एंड राइज ऑफ रेचेड मासेस हु आर हंग्री, हु डोंट हैव एजुकेशन, हु डोंट हैव हेल्थ, हु डोंट हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सिक्योरिटी, नथिंग। तो ये इट इज कोरिलेटेड, व्हिच इज कॉल्ड द राइज ऑफ बिलियनर राज और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ किताब भी है। बट आई मीन it's just so disgusting. Yes. That on the one hand you have these massively luxurious अबे शादी पे कितने खर्चे हो रहे हैं। And the worst thing is there is a category of citizenry that is taking pride in the rise of billionaires. They don't see the correlation between the rise of billionaires and the rise of the wretched masses. वो कह रहे हैं ना कि हमारा भाग्य है, उनका भाग्य वो है, हमारा भाग्य ये है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने एफर्ट से वो भी किसी दिन धीरू भाई के जैसे सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, which is not possible. हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ तय हो चुका है। अमेरिकन ड्रीम भी ऐसा ही है। जी अमेरिकन ड्रीम यही है, बिल्कुल। और ये अमेरिकन ड्रीम अब इंडियन ड्रीम बन चुका है जी। यहाँ पर बहुत सारे ड्रीमर्स पैदा हो गए। प्रोफेसर राजीव भार्गव, हम सब लोग बेहतर और सही स्वप्न देखें, हमारे ड्रीम्स सही जगह हों, इंक्लूसिव हों, सबके भले की तरफ हों, और ऐसा समाज भी हम बना सकें। इन विषयों पर हम आगे भी आपसे बात करना चाहेंगे। जरूर। आज आधी बात हुई है, कुछ भी नहीं बात। जी। हमें आपसे बार बार मिलना है, बार बार बैठना है आपके साथ। हमें वक्त दीजिएगा आइंदा भी। जरूर। आज के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर आया बहुत।